कम से कम 50 पेशेंट की ओपीडी हो। योग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप परम पूज्य गुरु जी की जय। आप सभी का आज की क्लास में विशेष स्वागत है। मैं अरविंद पाटीदार, आपका अपना न्यूरोथेरेपिस्ट, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गुरु जी के चरणों में अपना वंदन और आप सभी का वंदन करता हूं और सेवा भाव से आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। बहुत बहुत आज की जो धन्यवाद हमारी क्लास है, आज की जो हमारी क्लास है वो एक ऐसे ज्वाइंट के बारे में है जो आपको स्थिरता प्रदान करता है। हमारे शरीर का बहुत बड़ा ज्वाइंट जो हमारे जीवन में स्पेशल योगदान देता है, जब वो दर्द से जुड़ा हुआ रहता है तो बड़ी परेशानी होती है। मैं इसकी शुरुआत एक कहानी से करूंगा। मेरे कहानी के पात्र है लाल कुमार जी। लाल कुमार जी हमारे क्लिनिक में आते हैं और हमारे डायग्नोसिस रूम के अंदर आते हैं और अपना नाम बताते हैं कि साहब मेरा नाम लाल कुमार है और मैं जो है पिछले 4 महीनों से शोल्डर के दर्द से परेशान हूं। रात में मुझे बेहद दर्द होता है। मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया, उनकी दवाई खाई 8, 10, 15 दिन। मैंने एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया, 1 महीने उनकी दवा खाई। मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया, 10-12 दिन उनकी दवाइयां खाई। मैंने फिजियोथेरेपी कराई, मैंने नेचुरोथेरेपी करवाई, मैंने पंचकर्म करवाया, लेकिन मुझे कहीं से आराम नहीं मिल पा रहा है। मैं बड़ा परेशान हूं। मेरी दिन तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन रात बहुत मुश्किल होती है। लेकिन शुरू में तो रात मुश्किल थी, अब तो दिन भी मुश्किल है। मुझे काफी पेन होता है। एक न्यूरोथेरेपिस्ट के पास आया, उसने पेन पॉइंट चेक करे, उसको थेरेपी देना चालू कर दी। वो घर पे जो है उसको फिजियोथेरेपिस्ट ने जो एक्सरसाइज सिखाई थी वो लगातार कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है जबरदस्ती हाथ ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है तो उसका पेन और ज्यादा बढ़ रहा है और वो बहुत परेशान हो रहा है। आप थेरेपी दे रहे हो तब भी उसको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो आपके पास भी वो जो 8 डॉक्टर है उनसे नवा, मतलब जो 8 व्यवस्थाओं से जो गुजर चुका है, वो 10 दिन में नवी व्यवस्था आपको नहीं बना देगा? वो 10वें व्यक्ति के पास नहीं पहुंचेगा क्या? बहुत ज्यादा चांस होता है कि वो नई व्यवस्था, वो जो 9th नंबर की व्यवस्था वो आपको बना देता है। वो जो 8 व्यवस्थाओं से गुजरा हुआ है, 9वें नंबर की व्यवस्था आपको बना देता है और वो 10वें व्यक्ति के पास में अपने शोल्डर का इलाज कराने पहुंच जाता है, क्योंकि वो बहुत दर्द में होता है और बहुत परेशान होता है, उसका निराकरण नहीं होता है। अब आपको क्या करना होगा जिससे उसको 10वीं व्यवस्था के पास नहीं जाना पड़े, उसकी 9वीं व्यवस्था में उसका पूर्ण निराकरण हो जाए? तो उसके लिए सबसे जरूरी है उसके साथ चर्चा करनी होगी। क्या करनी होगी? उसके साथ चर्चा करनी होगी। किस बारे में चर्चा करेंगे कि साहब आपके परिवार के, आपके बच्चे कैसे हैं? यह चर्चा करेंगे कि साहब आप कितने पैसे कमा रहे हैं, आप बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं परिवार में? आपके पास कितनी गाड़ियां हैं? उसकी चर्चा नहीं की जाएगी। उस चर्चा की जाएगी उसके शोल्डर के बारे में, क्योंकि अभी तक वो जहां भी इलाज कराने गया था ना, सबने उसका ट्रीटमेंट किया, उसके दर्द को कम करने की कोशिश की, लेकिन ये जो शोल्डर का दर्द है ना, इसका जो सिस्टम है कम होने का, वो एक समय निर्धारित के साथ में ठीक होता है। वो एक समय के साथ ठीक होता है। आप कितने भी प्रयास कर लें, थोड़ा बहुत दर्द कम हो सकता है, लेकिन शोल्डर वाले दर्द को ठीक करने में एक समय लगता है। और जब आपके पास में एक पेशेंट आता है, आपका काम होता है उसको डायग्नोसिस करने का और थेरेपी लिखने का। फिर वो एक थेरेपिस्ट के पास चले जाता है और वहां ट्रीटमेंट लेना शुरू करता है। जब वो आपके डायग्नोसिस रूम के अंदर आता है, जहां आप उसको डायग्नोसिस करते हो, तो वहां आपको उसके साथ चर्चा करनी होगी। क्या चर्चा करनी होगी? उसके शोल्डर के बारे में चर्चा करनी होगी। कुछ उसको उसके शोल्डर के बारे में बताना होगा। क्या बताएंगे और कैसे बता पाएंगे? जब आप शोल्डर के बारे में थोड़ा सा अनुभव आपको मालूम होगी, उसकी बनावट मालूम होगी, जिसको हम एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। यदि हम वो चीज हमारे पेशेंट के साथ शेयर करते हैं तो फिर उसको समझ में आएगा कि यार ये दिखता तो बड़ा सिंपल सा ज्वाइंट है, उसको क्या लगता है कि यार ये है और ये है,
ये जोड़ हो गया है, ये वाला और ये वाला, ये मेरा दर्द हो रहा है। लेकिन जब आप उसके साथ थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो उसको एक तो ये कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं जिससे ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, जिससे मैं थेरेपी ले रहा हूँ, वो इस चीज के बारे में जानता है, तो वो आपको ठीक होने के लिए पूरा समय देगा, वो भगेगा नहीं। सेकंड, वो जल्दबाजी नहीं करेगा। उसका दर्द 10% कम होगा ना, तो आपको बताएगा कि सर मेरा 10% दर्द कम हो गया है। क्योंकि अभी तक क्या होता है, हमारा पेशेंट को 10% दर्द कम होता है तो बताता नहीं है जब तक उसको 80% फायदा ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उसको वो बड़ी छोटी सी बीमारी लगती है। लेकिन जब उसकी हम बनावट की चर्चा करते हैं, जिसको हम एनाटॉमी के नाम से जानते हैं, और जब हम उसकी फिजियोलॉजी की चर्चा करते हैं, जिसको हम उसके कार्य करने के तरीके के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? उसके वर्किंग प्रोसेस को जानते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोलते हैं। यदि हम उसके बारे में जान लेंगे और थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा हमारे पेशेंट के साथ कर लेंगे, तो पेशेंट हमें थोड़ा सा उसको ठीक करने का लंबा समय दे देगा। एक फायदा तो ये होगा। दूसरा, यदि हम उसके बारे में जान लेंगे, उसकी बनावट के बारे में जान लेंगे और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में जान लेंगे, तो हम उसकी डिजीज को आसानी से समझ पाएंगे, उसकी बीमारी को आसानी से समझ पाएंगे। और जब उसकी बनावट को जान लेंगे, उसके काम करने के तरीकों को जान लेंगे और उसकी बीमारी को जान लेंगे, तो उसका ट्रीटमेंट हमारे पास में सबसे अच्छा होगा। और हमें कॉन्फिडेंस होगा कि हमारा पेशेंट कितने दिन में ठीक होगा, उसको ठीक होने में आखिरकार कितना समय लगेगा, उसको कितना इंप्रूवमेंट आएगा। ये सारा कॉन्फिडेंस आपके पास में होता है और आप इन सब चीजों को बारे में जानते हैं और आपके पेशेंट के साथ चर्चा करते हैं, तो आपको पूरा समय देता है उस बीमारी को ठीक करने के लिए। और जब वो ठीक होता है तो वो दूसरे पेशेंट से बोलता है कि आप मत परेशान हो, वो बहुत बढ़िया एक्सपर्ट जो हैं, न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, वो शोल्डर के बारे में जानते हैं, वो सही इलाज कर देंगे। समय लगता है, शोल्डर 2-4 दिन में ठीक नहीं होता है, 2-3-4 महीने का समय देना पड़ता है, वो ठीक हो जाता है। हमारा प्रेशर कम हो गया, हमारा पेशेंट ठीक होके गया और दूसरे पेशेंट को उसने बताया कि मैं ठीक हो चुका हूं। तो ये जो लाल कुमार जी मेरे पास में आए थे, मैं यदि उनको थेरेपी देना डायरेक्ट चालू कर देता हूं, तो ये हो सकता है कि कुछ दिन मेरे पास थेरेपी ले और मुझे छोड़ के चले जाए। लेकिन मैं थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लूंगा और उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरे अंदर, तो जो मेरा थेरेपिस्ट उसको जो ट्रीटमेंट देने वाला है, उसके रिजल्ट थोड़े से और इंप्रूव हो जाएंगे। अब हमारा उद्देश्य क्या है कि जो आज थेरेपिस्ट जुड़े हुए हैं, जो 101 थेरेपिस्ट से ज्यादा आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके क्लिनिक में कम से कम 50 से ज्यादा की ओपीडी हो। मतलब 50 से ज्यादा पेशेंट उनके पास में थेरेपी ट्रीटमेंट करवाने आए। और वो कब आएंगे? जब आप उनके साथ में एक अच्छी चर्चा कर पाओगे। अब वो लाल कुमार जी मेरे पास में आए तो मैंने उनसे चर्चा करना चालू की। क्या चर्चा करना चालू की, मैं आपको बताता हूं। मैंने उनको बताना शुरू किया, देखो लाल कुमार जी को मैं अलग बताता हूं, पीले कुमार जी को अलग बताता हूं, नीले कुमार जी को अलग बताता हूं। उनकी डिजीज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। अभी सबके आपको बता रहा हूं, जो मैंने लाल कुमार जी को बताया वो भी, पीले कुमार कुमार को बताया वो भी, और नीले कुमार को बताया वो भी। मैं सबका व्यवस्था बताता हूं। मैंने जो उनको बताया, क्या बताया कि साहब एक तो हड्डी ये होती है शोल्डर की, और एक जो है ये जो हमारे पीछे की होती है ना, पीछे का भाग, एक ये भाग होता है और एक यहाँ की हड्डी होती है, जो ये यहाँ से होती है ना, एक यहाँ की हड्डी होती है। 3 हड्डी होती है साहब। कितनी हड्डी होती है? 3 हड्डी होती है जो हमारे शोल्डर को बनाती है। एक तो ये जो पीछे वाला भाग होता है, जिसको हम स्केपुला बोल देते हैं, वो वाला होता है। एक ये जो हमारे एल्बो से ऊपर वाली जो हड्डी होती है, ये हड्डी होती है जो यहाँ के जुड़ती है। एक वो हड्डी होती है। तो 3 तो हड्डी होती है साहब इसके अंदर। और हड्डी होने के बाद में इसके अंदर ज्वाइंट होते हैं। देखो दिखने में तो नॉर्मली हमें
ये शोल्डर में कितने ज्वाइंट दिखते हैं? एक ही ज्वाइंट दिखता है, एक इधर से आया और एक इधर से आया। लेकिन शोल्डर में 4 ज्वाइंट होते हैं। कितने ज्वाइंट होते हैं? इसी शोल्डर के अंदर 4 ज्वाइंट होते हैं। एक ज्वाइंट क्या होता है? एक तो ये वाली हड्डी और जो स्केपुला आया है, इन दोनों को मिला देता है एक ज्वाइंट, तो वो होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दीपांकर जी ने एक नाम लिख के भेजा, लेकिन हम उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे, उसकी चर्चा करेंगे अभी। तो जो, अरे हाँ, अरे आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो, पता है, सब लोगों ने बोन के नाम भी लिख के भेज दिए। आप लोग बहुत ही समझदार, आप बहुत एक्सपर्ट हो गए हो। रेखा जी ने अभी जो है उसका नाम लिख के भेज दिया मुझे। लेकिन हम उसकी चर्चा करते हैं। पहले हम उन 4 ज्वाइंट की बात करें। एक तो ये हड्डी और ये हड्डी जो मिली, उसका एक ज्वाइंट। एक ये वाली जो हड्डी है, वो जो यहाँ पे आके मिली, एक ज्वाइंट वो है। और एक यही वाली हड्डी जो यहाँ पर आके मिली, वो एक ज्वाइंट है। और एक ये जो हमारा पीछे वाला भाग है, ये भी तो कहीं ना कहीं चल रहा है, रोटेट हो रहा है। इसका भी तो रोटेशन हो रहा है ना, ये वाला। ये पीछे की जो हमारी रिब्स है, इसके ऊपर एक चल रहा है। तो ये 4 ज्वाइंट से मिलकर बना शोल्डर होता है। इसमें 4 ज्वाइंट होते। मुख्य ज्वाइंट यही होता है, एक ये वाला जो स्केपुला वाला, और ये जो ये वाली हड्डी वाला ज्वाइंट है, ये मुख्य ज्वाइंट होता है। क्या ज्वाइंट होता है? ये मुख्य ज्वाइंट होता है। एक हड्डी ये वाली होती है, यहां से जुड़ती है वाला ज्वाइंट, एक यहां जुड़ती है वाला ज्वाइंट, और एक जो जो हमारा पीछे वाला स्केपुला होता है, जो हमारे रिब्स में चलता है, वो वाला ज्वाइंट। तो इसके 4 ज्वाइंट होता है। 3 हड्डियां हो गई, 4 ज्वाइंट हो गए। अब क्या होता है पता है? ये जो एक हमारा ज्वाइंट है ना, ये सबसे ज्यादा मूवमेंट होने वाला ज्वाइंट है। 360 डिग्री नीचे चले जाता है, दाएं चले जाता है, बाएं चले जाता है, इधर घूम जाता है, इधर घूम जाता है। तो ये काफी, इसके रोटेशन काफी ज्यादा है। ऊपर चले जाता है, नीचे चले जाता है, काफी रोटेशन ज्यादा है। तो इन रोटेशन को बनाने के लिए इसका क्या सपोर्ट सिस्टम होता है? क्या होता है? एक सपोर्ट सिस्टम होता है, और सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो इसको ऊपर और नीचे जाने के लिए मदद करते, हेल्प करते हैं। इसके अंदर 2 मुख्य चीजें आती है। क्या आती है? 2 मुख्य चीज आती है। एक रिंग होती है। क्या होती है? एक रिंग होती है। ये दोनों ज्वाइंट है ना, इनके बीच में एक रिंग होती है, और एक थैली होती है जो इसको बांध के रखती है। क्या होती है? एक थैली होती है जो इसको बांध के रखती है। उसके अंदर थोड़ा सा तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? उसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है। साथ में क्या होता है? कुछ पट्टियां होती है जो इसको बांध के रखती है। जो हड्डियां होती है ना, इस हड्डी से इस हड्डी को बांध के रखती है, वो कुछ पट्टियां होती है ऐसी जो इस हड्डी से इस हड्डी को बांध के रखती है। इतना आया समझ में? फिर इसको चलाने के लिए, एक तो ये जो दिख रही है ना ऊपर, ये वाली मांसपेशी होती है। क्या होती है? ये मांसपेशी होती है। एक ये मांसपेशी होती है, एक एक ये वाली मांसपेशी होती है। ये वाली, एक तो ये वाली मांसपेशी होती है, और एक ये वाली मांसपेशी होती है जो इसको चलाने का काम करती है। मतलब ऊपर उठाने का, नीचे उठाने का। मसल्स की सहायता से तो हम ऊपर उठा पाएंगे और नीचे उठा पाएंगे। तो इसमें ये जो है मुख्य मांसपेशियां होती है, एक ये वाली और एक ये साइड वाली। ऐसे इसकी जो है बनावट होती है। क्या होती है? इसकी इस तरह की बनावट होती है। अब इसको क्या, कुछ मेडिकल नाम दे दिए गए। इन हड्डियों को कुछ मेडिकल टर्म्स में नाम दे दिए गए। जब आप उनसे बात करते हैं, आपके पेशेंट से, और आप उनको मेडिकल नाम जब बताते हैं ना, तो वो आपसे ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, आपसे जल्दी जुड़ पाते हैं, आपको जल्दी समझ पाते हैं, आपके ऊपर जल्दी भरोसा कर पाते हैं। आप किसी भी जगह बैठे हैं, मतलब आप एक नीम के नीचे जो है, एक नीम के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाएं और साइंटिफिक बातें करें, तो उसको मालूम पड़ जाएगी आपकी इंटेलिजेंसी अच्छी है, आप समझदार हैं, आप उसकी चीजों को समझते हैं। तो वो आपके ऊपर फेथ कर पाएगा, आपके ऊपर भरोसा कर पाएगा। और एक न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए जो ट्रीटमेंट का फर्स्ट प्रोटोकॉल चालू होता है, वो पेशेंट और थेरेपिस्ट के बीच का जो भरोसा है ना, वही होता है। वो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है। मैंने कई बार बोला आपको कि वो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है, वो पहला ट्रीटमेंट होता है।
तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हड्डियों के नाम क्या है, क्योंकि हम बता देंगे उनको तो अच्छा रहेगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि सारी हड्डियों के नाम आपको याद रहे, लेकिन यदि आप लगातार, आपके पास 4-5 शोल्डर के पेशेंट आ गए और आपने उनको शोल्डर के बारे में बता दिया कि ये हड्डियां होती है, तो पता है आप इन सब हड्डियों के नाम सीख जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप एक बार नोट्स बना लीजिए, आपके पास कोई पेशेंट आता है जो शोल्डर का आता है, उसको आप देखिए, आप ट्रीटमेंट दीजिए, एक बार वो नोट्स पढ़ लीजिए और अगले दिन उसको समझा दीजिए, आपको इन हड्डियों का नाम याद हो जाएंगे। तो ये वाली जो हड्डी है ना, इसको हुमरस बोलते हैं। एक बार बोलो सब लोग, क्या बोलते हैं? हुमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो हड्डी होती है जो यहां से यहां आती है, इसको क्या बोलते हैं? हुमरस। बोलो एक बार सब जोर से बोलो, मेरे पास आवाज नहीं आ रही, आप धीरे बोल रहे हैं। हुमरस, थोड़ा तेज बोलो, और तेज थोड़ा। हुमरस। क्या बोलते हैं इस हड्डी को? हुमरस बोन। ठीक है। दूसरी बोन कौन सी हो गई? ये जो पीछे दिखती है ना, पीछे ये वाली, ये जो दिखती है, ये वाली, इसको बोलते हैं स्केपुला। क्या बोलते हैं? स्केपुला। जोर से बोलो थोड़ा, आवाज नहीं आ रही मुझे, जोर से थोड़ा। स्केपुला, बहुत बढ़िया। पंडित जी थोड़ा तेज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ गई पंडित जी, आपकी आवाज आ गई मुझे, बहुत बढ़िया। तो इस बोन को क्या बोलते हैं? स्केपुला। ये क्या हो गई? हुमरस। और ये क्या हो गया? स्केपुला। और ये वाली जो बोन है जो दिखती है यहाँ पे, ये जो, जिसको कॉलर बोन भी कहा जाता है, वो क्या हो गई? क्लेविकल। क्या बोन हो गई? क्लेविकल बोन। जब हम शोल्डर की बात करते हैं तो आपको अरविंद भैया भी याद करना पड़ेगा, ओंकार नाथ भी याद करना पड़ेगा, और राकेश भैया को भी याद करना पड़ेगा। आ गया बात समझ में? तब जाके शोल्डर बनेगा। तो ये हमारे ओंकार नाथ जी है, इनका नाम क्या है? हुमरस है। आ गया समझ में? और ये जो दिख रही है ना, ये वाली जो बोन है, ये वाली जो बोन है ना, ये है क्लेविकल, जो हमारे राकेश भैया है। और ये वाली जो बोन दिख रही ना, ये वाली, ये हमारे क्या है? अरविंद भैया है। इनको क्या बोलते हैं? स्केपुला। याद हो गया? एक बार फिर दोहरा लेते हैं। हुमरस हमारे कौन हो गए? ओंकार नाथ जी। ये क्लेविकल कौन हो गए? हमारे राकेश भैया। और स्केपुला कौन हो गए? हमारे अरविंद भैया। तो 3 बोन हो गई। जब हम बात करते हैं ना कि आपके हुमरस में और स्केपुला के बीच में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपके हुमरस बोन और स्केपुला बोन के अंदर थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसके कारण से आपको परेशानी आ रही है। उसको नहीं पता था अभी तक ये नाम, लेकिन जब आप ऐसा बोलोगे ना उससे, वो इम्प्रेस होगा और उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो आपको इन 3 बोनों का नाम याद रखना, बड़ी सिंपल सी है। एक बार वापस से दोहरा लेते हैं। हुमरस, स्केपुला और क्लेविकल। ठीक है। काफी लोगों को नाम याद है, कुछ लोगों को नाम नहीं याद है, इसलिए हम बार बार दोहरा रहे हैं। और जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, वो थोड़े से बोर हो जाइए, क्योंकि बोरियत से ही परफेक्शन आता है। ठीक है, आगे इतना समझ में आ गया। अब हमने इनके ज्वाइंट के बारे में बात करी थी कि साहब 4 तरह के ज्वाइंट होते हैं। तो ये जो स्केपुला है, इससे हुमरस को जोड़ते हैं। ये जो हुमरस बोन है ना हमारी, ये हुमरस बोन जैसे यहां से आ रही है सीधी सीधी, और यहाँ आके ये जो है एक गोल आकार का एक बोल बना लेती है। यहाँ से सीधी आती है और यहाँ आके एक बोल आकार, यहाँ बोल बना लेती है, ऐसी होती है, एक बोल बना लेती है। ये उससे जुड़ी होती है, पूरी बोल पूरा जुड़ा हुआ रहता है। ये काय में जुड़ा रहता है? हुमरस में जुड़ा रहता है, जो बोल होती है हमारी, मतलब ये बोल के साथ में पूरी हुमरस है। अब ये जो स्केपुला है ना, इसके अंदर छोटा सा सॉकेट लगा हुआ है, पीछे जैसे स्केपुला है उसके साइड में छोटा सा सॉकेट लगा हुआ है, जो बहुत गहरा नहीं होता है। जैसे एक कटोरी बहुत गहरी होती है, हम चाय पीते हैं ना, एक तो कटोरी में पीते हैं और एक प्लेट में पीते हैं, जो चीनी की प्लेट होती है, और एक कटोरी होती है जो गहरी होती है। लेकिन ये जो चाय पीने वाली कटोरी है, मतलब ये जो कैप्सूल को रखने वाला भाग है ना, ये बहुत छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। जो सॉकेट होता है, जो स्केपुला से जो सॉकेट निकल के आता है, वो बहुत छोटा सा सॉकेट होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि हमारे हाथ को जो शोल्डर है
उसको 360 डिग्री मूवमेंट करना पड़ता है। यदि बड़ा हो जाएगा ना तो वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगा, वो अड़ेगा कहीं ना कहीं। तो उसके लिए क्या, सॉकेट को क्या कर दिया, छोटा बना दिया, तो वो क्या करे, उससे 360 में रोटेट हो जाए। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला ज्वाइंट हो गया, जो किससे मिलके बना है, बॉल और सॉकेट से मिलके बना है, मतलब हुमरस और स्केपुला से मिलके बना है। इसको बोलते हैं ग्लेनो होमरल ज्वाइंट। ग्लेनो होमरल ज्वाइंट, नाम याद नहीं रखना है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कभी किसी से सुनने में आए तो कंफ्यूजन ना हो। ये बाल और सॉकेट वाला ज्वाइंट जिसको बोलते हैं गेलिनो हुमरल ज्वाइंट। आया इतना समझ में? अब जो दूसरा ज्वाइंट था ना, वो हमारे जो क्लेविकल बोन है, ये जो क्लेविकल बोन यहाँ आके जो जुड़ रही है, जो शोल्डर के ऊपर वाले भाग में आके यहाँ जुड़ रही है स्केपुला से, इसको बोलते हैं हम एसी ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? एसी ज्वाइंट। जो क्लेविकल बोन यहाँ आके जो जुड़ी, इसको क्या बोलते हैं हम? एसी ज्वाइंट। अच्छा, ये जो क्लेविकल बोन एक तो यहाँ आके जुड़ी, इसको हमने एसी ज्वाइंट बोल दिया, और ये जहां यहाँ आके जुड़ी, जो स्टेरनम से जुड़ी, स्टेरनम मतलब हमारी जो सीने की हड्डी होती है ना, स्टेरनम, उससे आके जुड़ी, तो इसको हमने एससी ज्वाइंट बोल दिया। क्या बोल दिया? एस सी ज्वाइंट। स्टेरनम बोन से जुड़ती है तो उसको एससी ज्वाइंट बोल दिया, और इधर से जुड़ती है तो उसको एसी ज्वाइंट बोल दिया। ये क्लेविकल से जुड़ी है ना, किससे जुड़ी? क्लेविकल से जुड़ी, इसको एसी ज्वाइंट बोला। स्केपुला से जुड़ी क्लेविकल, तो हमने इसको एसी ज्वाइंट बोला, और ये क्लेविकल जो है हमारी स्टेरनम से जुड़ी, तो हमने इसको एससी ज्वाइंट बोल दिया। हो गए ज्वाइंट, तब जाके शोल्डर बना, यहां से लेके यहां तक का शोल्डर। अब जो हमारा स्केपुला है, ये भी तो चलता है। जैसे हमने हाथ को इतना उठाया ना, तो हमारी बोल ने काम किया। ये 120 डिग्री उठाना, तो हमारी बोल ने काम किया, लेकिन हमने 60 डिग्री और उठा दिया, इसको 180 डिग्री पे पहुंचा दिया, तो हमारे स्केपुला ने काम किया। किसने काम किया? हमारे स्केपुला ने काम किया। और ये स्केपुला ने जो काम किया है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्केपुलोथोरेसिक ज्वाइंट। क्योंकि थोरेसिक से जो हड्डियां निकल के आती है ना, रिब्स की, इसलिए उसको बोल देते हैं स्केपुलोथोरेसिक ज्वाइंट। तो शोल्डर दिखता छोटा सा है, लेकिन इसमें 4 ज्वाइंट होते हैं। कितने ज्वाइंट होते हैं? 4 ज्वाइंट होते हैं। एक तो बॉल और सॉकेट का, मतलब स्केपुला और हुमरस का, है ना। दूसरा स्केपुला और क्लेविकल का एसी ज्वाइंट, और एक क्लेविकल का और स्टेरनम बोन का, सीने की हड्डी के बोन का एससी ज्वाइंट, और एक और जो है क्लेविकल का, और जो थोरेसिक साइड से जो बोन निकल के आती है हमारी, रिब्स वाली जो बोन निकल के आती है, वो स्केपुलोथोरेसिक ज्वाइंट। स्केपुलोथोरेसिक ज्वाइंट। तो ये 4 ज्वाइंट हो गए। शोल्डर को काम करने के लिए इन सबकी आवश्यकता पड़ती है। इस ज्वाइंट की आवश्यकता पड़ती है, इस वाले ज्वाइंट की आवश्यकता पड़ती है, इस वाले ज्वाइंट की भी आवश्यकता पड़ती है, और इस वाले ज्वाइंट की भी आवश्यकता पड़ती है, तब जाके आपका शोल्डर काम करता है। आया समझ में? 3 तो हड्डियां हो गई, एक ये वाली ओंकार नाथ जी वाली, कौन सी? हुमरस। एक राकेश भैया वाली क्लेविकल, एक अरविंद भैया वाली स्केपुला। सॉकेट छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि उसको ज्यादा घूमना होता है। कटोरी के आकार का नहीं होता, प्लेट के आकार का होता है। ठीक है, आया इतना समझ में? अब अपन ने 2 चीजें समझ ली। एक तो इसके अंदर 3 हड्डियां होती है और 4 ज्वाइंट होते हैं। नाम याद नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, बस याद रखना केवल एक ही चीज, ये बॉल और सॉकेट वाला ज्वाइंट है। एक ज्वाइंट यहाँ होता है, एक ज्वाइंट यहाँ होता है, और एक ज्वाइंट यहाँ भी होता है जिसके ऊपर ये चलता है। और 3 हड्डियों के नाम याद रखना है, एक हुमरस है, एक स्केपुला है, और एक क्लेविकल है। और जितने भी हम मेरे जो न्यूरोथेरेपिस्ट है,
उनको अधिकतर लोगों को ये नाम याद होंगे, अधिकतर लोगों को होंगे, और जो उनको नहीं याद है वो याद कर ले, क्योंकि हमारा टारगेट जो है ना वो ओपीडी 50 पेशेंटों की ओपीडी है। क्या कितने पेशेंटों की ओपीडी है? 50 पेशेंटों की ओपीडी है। हर थेरेपिस्ट जो 113 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी ओपीडी में 150 कम से कम पेशेंट रोज आना चाहिए। और उसको आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा मेडिकल्स टर्मोलॉजी, थोड़ा मेडिकल्स चीजों नाम को याद करना होगा, जिससे हम हमारे पेशेंटों के साथ उस चीज की चर्चा कर पाए। ये बहुत बड़ा विषय नहीं है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये जरूरी है। उस पौधे को वृक्ष बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आज आपकी 4 पेशेंट की ओपीडी, उसको 40 पेशेंट की ओपीडी बनाने के लिए बहुत जरूरी पार्ट है। तो मैं आपको नहीं पढ़ाता। ये मेरे को शोल्डर के दर्द में आराम करने के लिए इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो मैं आपको आसानी से समझा सकता हूं, लेकिन एक पेशेंट आपसे कनेक्ट कर पाए उसके लिए बहुत जरूरी है। एक पेशेंट आपसे कनेक्ट हो पाए उसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है। चलिए, अब हमने बात कर ली दो चीजों के बारे में, एक तो हड्डियों के बारे में, एक ज्वाइंट के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ साफ टिश्यूज के बारे में और सपोर्ट सिस्टम के बारे में। इसमें सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। देखो, ये छोटा सा ज्वाइंट है, मतलब बहुत काम करता है, लेकिन इसकी सॉकेट तो छोटी सी है ना, तो इसको सपोर्ट की जरूरत तो पड़ेगी। बिना सपोर्ट के तो काम चलेगा नहीं, सपोर्ट की आवश्यकता तो पड़ेगी, बिना सपोर्ट के तो काम चलना नहीं। तो इसका सपोर्ट कौन करता है? तो इसका सपोर्ट में मेन जो चीज होती है वो लेब्रम होता है। क्या होता है? लेब्रम। अभी लेब्रम क्या होता है? देखिए, ये जो जो सॉकेट बना है ना, देखो गजब की ऊपर वाले की परमात्मा की रचना देखो आप, कमाल की। उस भोले की संरचना रचना देखो जिसने मनुष्य शरीर को बनाया है, उस महादेव की रचना देखो आप। वो जो सॉकेट है जिसके अंदर वो घूमने वाला है वो छोटा था, मतलब ज्यादा गहरा नहीं था कि घूम पाए, लेकिन ये निकल जाता बाहर। तो उसके लिए उसने क्या लगा दिया? लेब्रम लगा दिया। लेब्रम लगा दिया मतलब वो छोटे से सॉकेट में एक रिंग लगा दी। क्या लगा दी? एक रिंग लगा दी, जो काय की है? सॉफ्ट टिश्यूज की है, रबड़ की है। वो रबड़ की होने से फायदा क्या है? वो हड्डी की होती तो अड़ जाती, लेकिन रबड़ की है तो जहाँ घूमना होता है वहां घूम जाता है, लेकिन तो भी पकड़ के रखता है। मतलब आप समझ रहे हैं, ये हड्डी और हड्डी के ऊपर एक रबड़ जैसी रिंग जिसको लेब्रम कहा जाता है वो लगा दी कि इसका मूवमेंट आसानी से हो पाए। क्या महादेव, क्या करा हाथ तूने! इस हाथ को ऊपर उठाने के लिए, ऊपर से सामान उठा पाऊं मैं, उसके लिए जो है एक क्या लगा दिया? लेब्रम लगा दिया, मतलब रिंग लगा दी, जो सॉकेट को क्या कर देती? थोड़ा सा गहरा और कर देती है कि बॉल उससे निकल के नहीं भागे। सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करती है ताकि बाल उसमें टिकी रहे। आ गया? लेब्रम समझ में आ गया? या सॉकेट के किनारे एक रिंग होती है रबड़ की, जो सॉकेट को थोड़ा सा और गहरा कर देती है। लेकिन आप कुछ लोग बोलेंगे हड्डी को ही बढ़ा देता है भगवान, हड्डी को बढ़ा देता तो हड्डी उसमें अड़ जाती, तो उस रबड़ में उसको जहां जाना होता है वहां चली जाती है, क्योंकि रबड़ तो मुलायम होता है ना, वो घूम जाता है तो वो कहीं भी चले जाती है। तो वो हो गया लेब्रम। क्या हो गया? लेब्रम। अब ये पूरा ज्वाइंट कैप्सूल जरा सा है तो भी, फिर इसको क्या करा? इसको एक थैली में बांध दिया, वाटरप्रूफ थैली के अंदर इसको बंद कर दिया, पैक कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें साइनोवल फ्लूइड को रखना था। किसको रखना था? साइनोवल फ्लूइड को, जिसके कारण ये चल पाए, आसानी से रोटेट हो पाए। इसके अंदर ग्रीस बना रहे। अब ग्रीस ऐसे अपन खुले में रख देंगे तो ग्रीस बाहर नहीं निकल जाएगा, तो उसके लिए क्या रख दिया? एक वाटरप्रूफ थैली बना दी जिसके अंदर साइनोवल फ्लूइड है। उसको बोलते हैं हम ज्वाइंट कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट कैप्सूल। उस थैली को क्या बोलते हैं? ज्वाइंट कैप्सूल। आ गया समझ में? इतना हमने 3 चीजें अब समझ ली कि भैया 3 तो हड्डियां होती है,
4 ज्वाइंट होते हैं, इसका सपोर्ट सिस्टम होता है जो जिसको हम लेब्रम बोलते हैं और ज्वाइंट कैप्सूल बोलते हैं, जो इस पूरी को बांध के रखता है और इसको अंदर चलने के लिए जो है साइनोवियल फ्लूइड को रखने के लिए जो है वो एक थैली में पैक कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट कैप्सूल। और क्या इसके सपोर्ट के लिए जरूरी हो सकता है? इसके सपोर्ट के लिए जरूरी होते हैं कुछ लिगामेंट होते हैं जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, कुछ पट्टियां होती है, मैंने बात करी थी ना, कुछ पट्टियां होती है जो मजबूती प्रदान करती है इसको, तो उनको बोलते हैं हम लिगामेंट, जो हड्डी से हड्डी को जोड़ कर रखता है। इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? एक बार बता दो मुझे, इतना समझ में आ गया हो तो। विवेक जी को आ गया, मंजू जी को आ गया, रेणु जी को आ गया, हेमा जी को आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 4-5 लोगों को समझ में आ गया, बाकी नहीं आया। विजेंद्र जी को, अच्छा अच्छा, और भी लोगों को आया, बहुत बढ़िया। अनिता जी को आ गया, अंकित जी को आ गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राजू सिंह जी को आ गया, अशोक जी को आ गया, सुनील लाना जी को आ गया, हिमाली शाह जी को आ गया, बहुत बढ़िया। प्रवीण बेबी को आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत आनंद। अब इसमें इसकी बनावट में और क्या होता है, अब इसकी चर्चा और थोड़ी सी करते हैं। तो इसकी बनावट में कुछ मांसपेशियां भी होती है और टेंडन भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ मांसपेशियां होती हैं और टेंडन होते हैं। तो जो मांसपेशियां होती है ना, इनको 4 अलग अलग मांसपेशियां होती है, लेकिन उनको एक ही नाम दे दिया जा रहा है, जिनको बोला जाता है रोटेटर कफ। क्या कहा जाता है? रोटेटर कफ। ये जो है ना, ये रोटेट वाला जो कफ है ना, तो ये 4 मांसपेशियां जिनको रोटेट होने की करती है, एक ही मांसपेशियों को नाम दे दिया जाता है जिसको रोटेटर कफ कहा जाता है। और ये कंधे के ऊपर वाली जो मांसपेशी होती है ना, बिल्कुल ये वाली, इसको बोलते हैं हम डेल्टॉइड। क्या बोलते हैं? डेल्टॉइड। जो हाथ को ऊपर उठाने में हमारी मदद करती है। तो 2 विशेष मांसपेशियां इसमें होती है, एक रोटेटर कफ मांसपेशी और एक डेल्टॉइड मांसपेशी। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? एक बार बता दीजिए प्लीज। कुछ लोगों को आ रही है। आ रही, सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो 2 स्पेशल मांसपेशियां होती है, एक रोटेटर कफ वाली मांसपेशियां होती है और एक डेल्टॉइड वाली मांसपेशी होती है ना। ये ऊपर वाली जो होती है ना, ये डेल्टॉइड होती है, और ये जो रोटेट करने में मदद करती है, ये रोटेट करने में जो मदद होती है उसको क्या बोलते हैं? रोटेटर कफ बोलते हैं। चारों मांसपेशियां एक दूसरे से मिल जाती है। तो ये रोटेटर कफ क्या है? ये एक त्रिकोणीय मसल्स मांसपेशी है जो इसको मजबूती प्रदान करती है और ऊपर उठाने के लिए जो है सहायता करती है। ठीक है, आ गया इतना समझ में? तो ये हमारी एनाटमी हो गई साहब शोल्डर की। एनाटमी खत्म हो गई शोल्डर की। एनाटमी खत्म हो गई शोल्डर की। अ, किसी को मैं शायद दिखाई नहीं दे रहा हूँ, नेटवर्क इश्यू, लेकिन सब लोग तो बोल रहे हैं, बाकी लोगों को तो अच्छा आ रहा है नेटवर्क। आप अपने पास से चेक करें। विशाल जी भी बोल रहे हैं। अच्छा, वीडियो ब्लर आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है। हाँ, आज थोड़ा सा हो सकता है कि नेटवर्क की थोड़ी सी परेशानी हो। आप काम चला लीजिए। अ, आपको समझ में तो आ रहा है ना? काफी लोगों ने बोला कि समझ में आ रहा है। वो हो सकता है कि आज थोड़ा सा नेटवर्क की परेशानी हो। 1 मिनट रुकिए, मैं नेटवर्क को थोड़ा सा दुरुस्त करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास ऑप्शन, 1 मिनट का समय दीजिए बस।
हाँ जी, अभी तक जो अरविंद सर बता रहे हैं उसमें कोई आपको दुविधा? चलिए, हर हर महादेव। अब एक बार चेक करिए, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क सही हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया। ओंकार नाथ जी, आप आए क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिथानी उस बीच में आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए आपका। अ, तो अब देखिए, आप थोड़ा सा नेटवर्क ठीक है, अब ठीक सही आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो हमने चर्चा करी एनाटमी के बारे में, मतलब शोल्डर की बनावट के बारे में। और इसमें हमने चर्चा करी कि एक हमारी हुमरस बोन होती है, एक स्केपुला होता है, एक क्लेविकल होता है, एक गेलिनो हुमरल ज्वाइंट होता है, एक एसी ज्वाइंट होता है, एक एससी ज्वाइंट होता है, एक स्केपुला थोरेसिक ज्वाइंट होता है। ये हमने 4 ज्वाइंट के बारे में चर्चा करी। उसके बाद में जो है सॉफ्ट टिश्यूज के बारे में चर्चा करी, और सपोर्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करी, जिसमें हमने लेब्रम के बारे में चर्चा करी, ज्वाइंट कैप्सूल्स के बारे में चर्चा करी, लिगामेंट्स के बारे में चर्चा करी, और हमने मांसपेशी और टेंडन के बारे में चर्चा करी, जो डेल्टोइड मसल्स है हमारी, और रोटेटर कफ हमारी जो मसल्स है, हमने उसकी चर्चा जो है इसके बारे में हमने करी यहाँ पर। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी फिजियोलॉजी को समझेंगे, इसको समझेंगे, फिजियोलॉजी को समझेंगे, और समझेंगे इसमें क्या क्या डिजीज होती है। तो पहले हम थोड़ी सी इसकी डिजीज की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर बीमारियां क्या क्या हो सकती है, उसके बाद हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं। क्योंकि देखो, ये एनाटॉमी का सब्जेक्ट है ना, थोड़ा बोरियतों से भरा हुआ है। फिजियोलॉजी का थोड़ा सा अच्छा है, उससे बेहतर। एनाटॉमी से हम बोर होते हैं, क्यों? क्योंकि नए 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 नाम याद करना पड़ते हैं, दिमाग को फिर से लगाना पड़ता है, जबरदस्ती बातों को बार बार सुनना पड़ता है। क्या हुमरस हुमरस लगा रखा है, क्या क्लेविकल क्लेविकल लगा रखा है? क्या स्केपुला स्केपुला लगा रखा है, क्या रोटेटर कफ की बात कर रहे हो, क्या होता है डेल्टोइड मसल, है ना? ये ज्वाइंट कैप्सूल क्या होता है, लेब्रम क्या होता है, क्या लगा रखा है लेब्रम लेब्रम, ये एसी ज्वाइंट क्या होता है, ये एससी ज्वाइंट क्या होता है ना? ये गेलिनोहुमरल ज्वाइंट क्या होता है ना? ये स्केपुलोथोरेसिक ज्वाइंट क्या होता है? ये नए नए वर्ड है सारे के सारे, तो मजा नहीं आता इतना। एक बार मैंने रिपीटेशन कर दिया नई मजे के नाम से, तो उसमें मजा नहीं आता। अब इसकी फिजियोलॉजी के बारे में हम समझेंगे, और साथ में समझेंगे इसकी जो है हम थोड़ी सी डिजीज के बारे में, कि इसमें आखिरकार बीमारियां क्या क्या हो सकती है। क्योंकि हमारा जो गुरुवार का सेशन होगा ना, हम इसकी डिजीज के बारे में लेंगे, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में लेंगे कि डिजीज क्या होती है। उसमें एक स्पेशल डिजीज के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे, जिसके सबसे ज्यादा पेशेंट हमारे पास में आते हैं, जिसके सबसे ज्यादा पेशेंट हमारे पास में आते हैं। तो एक तो इसमें जकड़न और सूजन की बीमारी होती है। तो जकड़न और सूजन की बीमारी में सबसे मेन बीमारी जो होती है, वो होती है एडेसिव कैप्सुलाइटिस। काफी लोगों को मालूम होगा कि जो एडेसिव है कैप्सुलाइटिस, वो किस बीमारी का नाम है। बहुत सारे डॉक्टर है ना, क्या करते हैं, जब एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास में जाता है, जो आर्थोपेडिक डॉक्टर है, और वो बोलता है कि साहब मुझे शोल्डर में पेन है, तो वो बीमारी का नाम लिख के देता है, ऊपर डिजीज का नाम लिख के देता है। उसमें वो लिख देता है एडेसिव कैप्सुलाइटिस। तो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, आखिरकार बीमारी क्या है यार ये, और पेशेंट कंफ्यूजन हो जाता है कि बीमारी क्या है आखिरकार, ये एडेसिव कैप्सुलाइटिस होता क्या है। और नॉर्मली 90% जो है, डॉक्टर एडेसिव कैप्सुलाइटिस लिख के देता है। जो एक्सपर्ट डॉक्टर होता है ना, वो फ्रोजन शोल्डर में लिख के देता है, वो लिख के देता है एडेसिव कैप्सुलाइटिस। किसी ने मैसेज किया कि फ्रोजन शोल्डर को ही एडेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। बहुत बहुत उनको बधाई हो, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो इसकी जो जकड़न और सूजन की बीमारी एक होती है, वो उसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर, लेकिन इसका भारी भरकम नाम होता है एडेसिव कैप्सुलाइटिस। और कभी कभी एक पेशेंट जब आपका थक के आ जाता है ना, तो उसको आप समझाओ आपको एडेसिव कैप्सुलाइटिस हो गया है, और उसके अंदर ऐसा ऐसा होता है, आप ठीक हो जाओगे। क्या समझाना उसको? ये नहीं समझाना कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया, उसको आपको बताना है कि आपको एडेसिव कैप्सुलाइटिस हो गया है, और ये परेशानी आ गई, इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें होती है। आया समझ में? कुछ कुछ हो सकता है कि हमारे थेरेपिस्ट, हालांकि सब थेरेपिस्ट बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन कभी कभी हमारे थेरेपिस्ट को भी जो है कंफ्यूजन हो जाता है, डॉक्टर लिख के देता है, क्योंकि नॉर्मल जनरल भाषा में इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है एडेसिव कैप्सुलाइटिस का, जिसको फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बीमारी क्या हो सकती है इसमें अकड़न जकड़न की? इसमें भी बरसा होते हैं, उसके अंदर सूजन आ जाती है, उसको बर्साइटिस बोलते हैं। तो एक तो हो गया हमारा एडेसिव कैप्सुलाइटिस,
दूसरा हो गया हमारा बर्साइटिस, ठीक है, और तीसरा जो हो गया हमारा वो बाइसेप्स टेंडनाइटिस। क्या हो गया? बाइसेप्स टेंडनाइटिस। ये जो मसल्स होते हैं ना हाथ के नीचे वाले, बोलते हैं ना बाइसेप्स मसल बना लिया मैंने, बाइसेप्स, वो जिम वाले लोग यूज करते हैं ना बाइसेप्स मसल। तो बाइसेप्स मसल्स के लिए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैं डंबल उठाता हूं कि मेरे बाइसेप्स मसल्स अच्छे हो जाएं। तो ये बाइसेप्स मसल जो है, इनको जो हड्डियों से जोड़ता है, जो टेंडन होते हैं जिनको बाइसेप्स टेंडन कहा जाता है, यदि उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्योंकि वो जो बाइसेप्स मसल्स को जो टेंडन से हड्डियों से जोड़ता है ना, वो टेंडन यही सब शोल्डर के पास में होते हैं, और वो भी अकड़न जकड़न पैदा करते हैं, दर्द पैदा करते हैं। तो एक और बीमारी होती है जिसमें शोल्डर में दर्द होता है, वो होता है, क्या होता है? बाइसेप्स टेंडनाइटिस। आया समझ में इसको? थोड़ा बोर करने वाला विषय है। अच्छा, पंडित जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं तो वो सर पकड़ रहे, तो मैं समझ रहा था कि ये भी परेशान हो रहे हैं आज तो। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ पर अकड़न जकड़न की बीमारियों के बारे में पढ़ा कि बर्साइटिस भी हो सकता है, एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी हो सकता है। एडेसिव कैप्सुलाइटिस क्या, आप है ना, एक काम करो, आप आने वाले 10-15 दिनों के लिए जब भी शोल्डर में वो फ्रोजन शोल्डर की बात होना, तो आपको फ्रोजन शोल्डर बोलना ही नहीं है उसको, उसको आपको एडेसिव कैप्सुलाइटिस ही बोलना है। तो वो आपके टंग में आ जाएगा, दिमाग में, जिबान पे आ जाएगा, और जिबान पे आ जाएगा ना, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा वो। तो आपको क्या बोलना है? आप एडेसिव कैप्सुलाइटिस की। तो जो हमारा गुरुवार वाला सेशन होगा, वहां पर हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस की बीमारी के बारे में बात करेंगे, ये क्यों क्यों होती है, और उसको कितनी बढ़िया तरीके से आसानी से न्यूरोथेरेपी के द्वारा ठीक किया जा सकता है, यदि हम इसको थोड़ा सा जान ले तो। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी बीमारी होती है ना, वो टेंडन और मांसपेशियों की चोट की होती है, जिसमें हमने रोटेटर कफ पढ़ा था ना, ये रोटेटर कफ का टियर हो जाता है। ये रोटेटर कफ पढ़ा था ना, यहाँ की मांसपेशियां क्या हो जाती है? टियर हो जाती है। किसी ने हाथ खींच दिया, एकदम से झटका लग गया, कहीं खिंचा गया, तो वहां पर क्या हो जाता है? रोटेटर कफ में क्या हो जाता है? टियर हो जाता है। ये मुख्य बीमारी जो होती है मांसपेशियों की चोट की होती है ना। अब हमारी और क्या बीमारी होती है? हमारी कुछ डिजेनरेटिव डिजीज होती है और अर्थराइटिस वाली डिजीज होती है, जिसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, गाउट हो गया। रूमेटाइड अर्थराइटिस फ्रोजन शोल्डर नहीं है पेशेंट को, रूमेटाइड अर्थराइटिस की बीमारी, उसका आरए पॉजिटिव है, उसके कारण से भी उसको फ्रोजन मतलब शोल्डर में पेन हो सकता है। आप यही मत समझिए कि एडेसिव कैप्सुलाइटिस होगा तो ही शोल्डर में पेन होगा, उसको बर्साइटिस हो सकता है तो भी शोल्डर में पेन हो सकता है, उसको बाइसेप्स टेंडनाइटिस हो सकता है तो भी शोल्डर में पेन हो सकता है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है तो भी टेंडन में पेन, उसमें शोल्डर में पेन हो सकता है, उसको रूमेटाइड अर्थराइटिस हो सकता है तो भी शोल्डर में पेन हो सकता है, उसको गाउट होगा तो भी शोल्डर में पेन हो सकता है, और उसको रोटेटर कफ टियर हो गए हैं, रोटेटर कफ वाली जो मांसपेशियां टियर हो गई है तो भी दर्द हो सकता है, लेब्रम में इंजुरी हो गई है तो भी दर्द हो सकता है। आया समझ में आपको? और क्या बीमारी हो सकती है? ये शोल्डर फ्रैक्चर हो सकता है, जिसमें ये नीचे वाली हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है, क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकता है, स्केपुला फ्रैक्चर हो सकता है। रेखा साजी ने बोला बर्साइटिस, बर्साइटिस की हमने चर्चा करी। और क्या होता है शोल्डर में? आप अब हमने अभी पढ़ा था ना कि इसका सॉकेट छोटा होता है, इसको डेल्टॉइड मसल्स बांध के रखती है, रोटेटर कफ बांध के रखता है। रोटेटर कफ क्या होता है मालूम? रोटेटर कफ है ना, आप एक ही समझिए कि ये जो एक चार मांसपेशियों का ग्रुप है, मतलब आप है ना अपने हाथ को क्या करिए, आप ऐसी एक मुट्ठी बनाइए, एक मुट्ठी बनाइए, उसको अपने हाथ में रखिए, और ये चार इसको जो बांध के रखती है ना, पकड़ के इसको बाहर नहीं आने देती है, जो चार मांसपेशियां जो उंगलियों की तरह है, इसलिए चार मांसपेशियां एक साथ वो बनाती है, इसको बोलते हैं रोटेटर कफ। इस बॉल को जो पकड़ के रखती है मांसपेशियां, इसको क्या बोलते हैं? रोटेटर कफ।
तो एक और बीमारी हो जाती है, कभी ये रोटेटर कब ढीले हो जाए या इसमें इंजरी हो जाए, ये टीयर हो जाए या किसी और कारण से इसमें सूजन आ जाए, तो ये ढीले पड़ जाते हैं। और ढीले पड़ने के कारण से क्या हो जाते हैं, शोल्डर डिसलोकेशन हो जाता है। रेखा जी ने बोला डिसलोकेशन, बहुत बढ़िया रेखा जी, आया समझ में आपको? तो हमने बाइसेप्स टेंडिनाइटिस के बारे में बात करी, या हमने बर्साइटिस के बारे में बात करी, या हमने एडेसिव कैप्सुलाइटिस के बारे में बात करी, जिसके कारण से पेन हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है शोल्डर के अंदर, जो घुटने के अंदर होता है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो शोल्डर के अंदर भी हो सकता है। कट कट की आवाज शोल्डर में भी आती है, इसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट को होता है, उनका हाथ ऊपर तो उठ जाता है पूरा, लेकिन कट कट करके ऊपर उठता है, ज्यादा ताकत लगाना पड़ती है। फ्रोजन शोल्डर नहीं होता है उनको, एडेसिव कैप्सुलाइटिस नहीं होता है उनको, जो होता है क्या होता है, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जिसके कारण से पेन होता है, जिसके कारण से पेन होता है। बर्साइटिस हो जाता है बहुत सारे लोगों को, जिसके कारण से पेन होता है। बाइसेप्स टेंडिनाइटिस हो जाता है ना। रोटेटर कफ्स में इंजुरी हो जाती है। लेब्रम टियर हो जाता है। लेब्रम मतलब वो जो हमने रिंग के बारे में बात करी थी ना, उसमें भी कभी कभी चोट लग जाती, वो भी फट जाता है। एकदम से झटका लग गया, बुढ़ापा हो गया, कमजोरी आ गई, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, वो कमजोर हो जाता है तो वो भी फट जाता है, उसके कारण से भी दर्द आ जाता है। तो शोल्डर का दर्द केवल और केवल फ्रोजन शोल्डर का नहीं होता है, वो कई कारणों से भी होता है। इतना आया समझ में आपको? एक बार बता दो मुझे, एक बार बता दो मुझे, इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो आज के हमारे जो मुख्य कलाकार थे ना, वो लाल कुमार जी थे। कौन थे? लाल कुमार जी। अच्छे लगे आपको आज के कलाकार लाल कुमार जी? हमारे क्लिनिक में आए तो अच्छे पेशेंट लगे ना वो लाल कुमार जी? वो 4 महीने में 8 डॉक्टरों को चेंज कर चुके, फिर आए थे हमारे पास में, और वो मुझे भी चेंज करने वाले थे। लेकिन मैंने थोड़ी चर्चा कर ली कि ये जो है ना, आपको ये जो एडेसिव कैप्सुलाइटिस हो गया है, और मैंने उनको ये बताया कि एडेसिव कैप्सुलाइटिस क्यों होता है और कैसे कैसे होता है, और उनको शरीर ठीक करने के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए क्या प्रोसेस करता है, और हम इसको कैसे ठीक करेंगे। वो पेशेंट मेरे पास, वो लाल कुमार जी बराबर 6 महीने रुके, पूरा ट्रीटमेंट करवाए, तब जाके मेरे पास हाथ छोड़ा। आया लाल कुमार जी? समझ में आए लाल कुमार जी कौन थे? उषा जी आपको समझ में आए? चलिए बहुत बढ़िया। वो म्यूट है, आप अनम्यूट नहीं हो गए, मैं समझ रहा हूँ आपका वीडियो देख के, बहुत बढ़िया। तो अब हम बात करेंगे इसकी फिजियोलॉजी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फिजियोलॉजी के बारे में। हाँ, ये जो शोल्डर ज्वाइंट है ना, मतलब शोल्डर है ना, ये बड़ा, इसके बड़े अच्छे काम है, लगता बड़ा आसान है, लेकिन सारे ज्वाइंट में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। सारे ज्वाइंट में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। हर के घूम जाता है, ऊपर ले जाओ तो ऊपर चले जाए, नीचे ले जाओ तो नीचे चले जाए, ऐसे करके ऐसे घुमाओ तो ऐसे चले जाए, आगे घुमाओ तो आगे चले जाए, ऊपर उठाओ तो ऊपर उठ जाए, नीचे उठाओ तो नीचे उठ जाए, 360 में घुमाओ तो 360 में भी घूम जाए। ये जो सारी प्रोसेस होती है ना, इसको, इसी को तो फिजियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। मतलब इसके जो काम जो कर सकता है, उसी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। फिजियोलॉजी में दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक तो इसका मूवमेंट होता है और एक इसकी स्टेबिलिटी होती है, जो फिजियोलॉजी के अंतर्गत आती है। अब क्या क्या मूवमेंट कर सकता है, इसको हमें जानना इसलिए जरूरी है कि हम उस पर्चे में लिख सकें कि हमारे पेशेंट को ये परेशानी आ रही है, हमारे पेशेंट को फ्लेक्शन करने में परेशानी आ रही है। फ्लेक्शन करना मतलब इस हैंड को ऊपर उठाना। सीधे हाथ रखा है मैंने, सीधे हाथ रखा है मैंने, और मुझे ऊपर उठाने में दिक्कत आ रही है, मतलब फ्लेक्शन करने में दिक्कत आ रही है। और एक को नीचे नीचे करने में दिक्कत आ रही है, मतलब हाथ ऊपर तो चले जा रहा है, लेकिन जब नीचे करता है तो दर्द आता है। तो उसमें क्या है, एक्सटेंशन करने में दिक्कत आ रही है। ये वर्ड आपको याद करना है। कुछ ही वर्ड है, मूवमेंट के कुछ वर्ड होते हैं मेडिकल साइंस में। मैंने आपको पहले उसमें भी पढ़ाया था कि जब फुटबॉल को मार रहे हैं तो फ्लेक्शन, मतलब पीछे कर रहे हैं तो फ्लेक्शन, और आगे उसको घुमा के मार रहे हैं तो एक्सटेंशन, पढ़ाया था। ये कि यहाँ पे भी होते हैं, एक फ्लेक्शन और एक एक्सटेंशन।
ये तो आपको वहीं से याद है। अब हम दो चीज और याद कर लेते हैं इसमें। नहीं, इस हाथ को हमने ऐसे सीधा रखा और इसको ऊपर उठाया और नीचे ले गए, तो उसको क्या बोले? इसको बोलेंगे अबक सॉरी एबडक्शन। क्या बोलेंगे? एबडक्शन। जब इसको ऊपर उठाएंगे हवा में ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलेंगे एबडक्शन। और नीचे ले जाएंगे तो बोलेंगे अडक्शन। इसको बोलेंगे एबडक्शन और इसको बोलेंगे अडक्शन। जरूरी नहीं कि आज ही याद हो, लिख लो, उनका यूज करो, 4-5 दिन में वो मुंह पे आने लग जाएंगे, टंग में आने में लग जाएंगे। ठीक है, एक इसका हो गया। एक अपन ने शोल्डर को ऐसे रखा, एक इधर लाए, तो इसको बोलते हैं इंटरनल रोटेशन और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। ये इंटरनल रोटेशन और ये एक्सटर्नल रोटेशन आपको समझ में आया? एक तो हमने ऐसे सीधे करके ऊपर उठा लिया था और नीचे ले आए थे, एक्शन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर दिया था। एक अपन ने ऐसे उठा लिया था ऊपर और नीचे ले आए थे, इसको एडप्शन और एडक्शन बोल दिया था। मैं इसको आपको नाम लिख के व्हाट्सएप पे सुबह शेयर कर दूंगा, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, आप याद कर लीजिएगा। एक हमने पढ़ा इंटरनल रोटेशन और एक पढ़ा अपन ने एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, अब हमने पढ़ा एक 360 डिग्री मूवमेंट, इसको क्या बोलते हैं? सरकमडक्शन। क्या बोलते हैं? सरकमडक्शन। जो 360 मूवमेंट होता है, तो यदि उसको 360 मूवमेंट करने में दिक्कत आए, मतलब सरकमडक्शन करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, तो हमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन और सरकमडक्शन, मतलब 360 मूवमेंट करने में परेशानी आती है। ये 6 मूवमेंट होते हैं। नाम याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, तो क्लास के बाद बोले सर भारी भारी भरकम चीजों वर्डों का यूज का जो हमने सुने ही नहीं थे कभी, तो हमें बहुत दिक्कत आई। तो आपको थोड़ा पढ़ लेना, याद हो जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। इतना आ गया। अब इसमें क्या होता है, इसके फिजियोलॉजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये मूवमेंट हो गए इसके। ये मैंने आपको लगभग ये जो है 5 तरह के मूवमेंट इसके अंदर बता दिए, है ना? ये 5 तरह के मूवमेंट मैंने आपको बता दिए: एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, अबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन और सरकमडक्शन, मतलब 360 डिग्री में घूमना। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल होता है इसको घूमने में, इसको ऊपर उठने में, वो होता है स्केपुलो हुमरल रिदम। क्या बोलते हैं उसको? स्केपुलो, मतलब जो स्केपुला है ना, और जो हुमरल है, इसका एक रिदम होता है, तब जाके हमारा शोल्डर ऊपर उठता है। तो जब हुमरल, इसको ये जब हुमरल काम करता है ना, तो ये जो बॉल है, हुमरल वाली जो बॉल है, इसको 120 डिग्री तक ऊपर उठाती है। कितने डिग्री तक ऊपर उठाती है? 120 डिग्री तक ऊपर उठाती है। और ऊपर उठाना है तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? स्केपुला की जरूरत पड़ती है। ये सॉकेट से पूरा ऊपर नहीं उठ जाएगा, इसके बाद में उठाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमारे स्केपुला की जरूरत पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं स्केपुलो हुमरल रिदम। ये फिजियोलॉजी का पार्ट होता है, जिस फिजियोलॉजी के ऊपर हमारा शोल्डर चलता है। अब ये रिदम क्यों बताई मैंने आपको? आप देखेंगे बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं ना, वो अपने शोल्डर में दर्द नहीं होता लेकिन पूरा ऊपर उठा नहीं पाते, उनका शोल्डर यहाँ तक जाता है 120 डिग्री तक, 180 डिग्री तक नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता मालूम है? क्योंकि जो उनका स्केपुला है ना, उसका अलाइनमेंट बदल गया। वो क्या है? ऐसे हो गए, मतलब वो नीचे की साइड झुक गए। आप सब लोग थोड़ा नीचे की साइड झुक के देखो और शोल्डर को ऊपर उठा के देखो, ऐसे गर्दन से ये जो स्केपुला है, शोल्डर को नीचे घुमाओ और इस शोल्डर को ऊपर उठाने की कोशिश करो। बहुत ताकत लगेगी, खिंचाएगी सारी मांसपेशियां, ये ऊपर जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो स्केपुला है वो ऐसा अंदर की साइड घूम गया है। तो शोल्डर को मूवमेंट करने के लिए स्केपुला की और बॉल की दोनों की जरूरत पड़ती है। इस हाथ को ऊपर उठाने के लिए 120 डिग्री तक ले जाने के लिए बॉल काम करती है, और 120 के बाद में जो है
60 डिग्री और ऊपर उठाने के लिए स्कैपुला काम करता है। ये इसकी फिजियोलॉजी हो गई। तो आज हमने 3 चीजों की चर्चा कर ली साहब। किन किन चीजों की चर्चा कर ली? हमने इसकी एनाटॉमी पढ़ ली, हमने इसकी फिजियोलॉजी पढ़ ली कि इसके मूवमेंट किस किस तरीके से होते हैं, है ना, क्योंकि हमें पेशेंट से करवा के देखना पड़ेगा ना कि आपको ये इंटरनल रोटेशन करने में दिक्कत आ रही है कि एक्सटर्नल रोटेशन करने में दिक्कत आ रही है ना। हमें पूछना तो पड़ेगा ना उसको कि क्या करने में, उसको 360 डिग्री मूवमेंट करने में दिक्कत आ रही है क्या, सरकमडक्शन करने में दिक्कत आ रही है क्या उसको, तो ये हमें पूछना पड़ेगा उससे और हमें लिखना पड़ेगा। उसके लिए वर्ड तो चाहिए ना हमें लिखने के लिए कि पेशेंट को क्या दिक्कत आ रही है ना, कि एडप्शन में दिक्कत आ रही है कि एडक्शन में दिक्कत आ रही है, कि दोनों एक दूसरे से मिलते हुए नाम है, ABD और एक ADD है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होते हैं उसका, जो हम जो बोलते हैं उसको, उसमें हमें परेशानी होती है। तो मैं एक बार आपको लिख दूंगा तो उससे आपको परेशानी नहीं होगी, है ना। एक तो हमने इसकी बनावट के बारे में पढ़ लिया, इसकी 3 हड्डियां, 4 ज्वाइंट, एक लेब्रम, एक कैप्सूल ज्वाइंट, कुछ लिगामेंट, कुछ मांसपेशियां, कुछ टेंडन, एक रोटेटर कफ, एक डेल्टोइड मसल्स। इसकी फिजियोलॉजी पढ़ ली हमने, फिजियोलॉजी में इसके मूवमेंट पढ़ लिए और इसका काम करने का रिदम पढ़ लिया है। जो हमारा स्केपुला और हुमरल का रिदम है वो हमने पढ़ा कि एक जो है हुमरल जो है हमारा ज्वाइंट जो कैप्सूल है वो 120 डिग्री तक मूवमेंट करने में मदद करता है। उसके बाद में जो 60 डिग्री का मूवमेंट होता है, 180 डिग्री का मूवमेंट होने के लिए स्केपुला और जो है हुमरल दोनों मिलकर काम करते हैं, तब जाके 180 डिग्री का मूवमेंट पूरा होता है ना। इसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया? इसके बाद में हमने इसकी कुछ बीमारियां पढ़ ली, है ना, कि ये बीमारियां होती है। अच्छा, इसकी फिजियोलॉजी में आप एक चीज और पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? इसकी स्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं बायोमैकेनिकल स्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं? बायोमैकेनिकल स्टेबिलिटी। ये क्या होती है? इसमें एक होती है डायनेमिक स्टेबिलिटी। क्या होती है? डायनेमिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब उसको ताकतवर बना के रखना। जब हम हाथ हिलाते हैं ना, तो जो हमारी बॉल होती है ना, वो लगातार जो है ना सॉकेट के अंदर उसको दबा के रखती है। उसको बोलते हैं हम डायनामिक स्टेबिलिटी। जिसके लिए सबसे ज्यादा मदद कौन करता है? रोटेटर कफ, जो 4 मांसपेशियों की जिनके बारे में बात करी थी मैंने, जो उसको दबा के रखते हैं। इस स्टेबिलिटी को क्या बोलते हैं हम? डायनेमिक स्टेबिलिटी बोलते हैं, जो शोल्डर को पकड़ के रखती है। जब किसी व्यक्ति का शोल्डर बार बार डिसलोकेशन हो जाता है तो उसकी डायनेमिक स्टेबिलिटी में दिक्कत होती है। आप अपने पेशेंट को समझा सकते हो कि आपकी जो डायनेमिक स्टेबिलिटी है वो खराब हो चुकी है, इसके कारण आपका शोल्डर बार बार डिसलोकेटेड हो जाता है। वो पूछता है, डॉक्टर साहब ये मेरा मतलब सर ये मेरा जो है शोल्डर बार बार डिसलोकेशन। मेरी बात से बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे, उनने जिनके पास में शोल्डर डिसलोकेशन के पेशेंट आए होंगे, उनका पेशेंट उनसे पूछता होगा ये मेरे साथ बार बार क्यों होता है, तो आप उनको बता सकते हो कि डायनेमिक स्टेबिलिटी होती है, जिसमें रोटेटर कफ की 4 मांसपेशियों का गुच्छा होता है, वो ढीला पड़ जाता है, जो कैप्सूल को पकड़ के रखता है वो ढीला पड़ जाता है, इसके कारण ये बार बार डिसलोकेटेड हो जाता है ना। दूसरी क्या है? इसमें एक सक्शन इफेक्ट होता है। क्या होता है? सक्शन इफेक्ट। सक्शन मतलब समझते ना, वो 3 इडियट्स में जब उनने आखिरी में डिलीवरी करवाई थी ना, सक्शन पाइप से डिलीवरी करवाई थी। वो जो अपना वैक्यूम क्लीनर होता है ना, वैक्यूम क्लीनर होता है, उसको लेके वो उनने सक्शन पाइप लिया था और उससे जो सक्शन सक्शन करके जो है वो डिलीवरी करवाई थी। याद आ गया आपको 3 इडियट्स वाला वो लास्ट वाला पार्ट? वो बारिश होती है उस समय, आ गया ना आप सब लोगों को वो सक्शन। तो हमारी जो ये ज्वाइंट होता है ना, ये सक्शन इफेक्ट होता है, इसके अंदर एयर नहीं होती है। जो बाल और सॉकेट को जो है, थैंक यू मैडम, सक्शन की तरह जो है सॉकेट से बाल को चिपका के रखता है। मतलब इसके अंदर ऑटोमेटिक एक सक्शन बनता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हवा नहीं होती है। हवा नहीं होती है ना, तो इसके ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिक एक सक्शन का निर्माण होता है। यदि इसके अंदर वो सक्शन भी बिगड़ जाता है तो भी बार बार डिसलोकेशन होता है। मतलब इसके अंदर हवा भर जाती है तो भी बार बार डिसलोकेशन हो जाता है, जिसको सक्शन डिफेक्ट कहा जाता है। आगे समझ में? इसकी स्थिरता को बनाने के लिए बायोमैकेनिकल स्टेबिलिटी होती है,
जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक डायनेमिक स्टेबिलिटी का होता है और एक सक्शन इफेक्ट का होता है। जो डायनेमिक स्टेबिलिटी होती है वो रोटर कफ के द्वारा पैदा होती है, और जो सक्शन इफेक्ट होता है वो एयर के द्वारा पैदा होता है। मतलब जो थैली होती है ना, वो वाटर प्रूफ भी होती है और एयर प्रूफ भी होती है ना, उसमें हवा आ सकती है ना जा सकती है। जैसे ही शोल्डर ऐसे खिसकने की कोशिश करता है तो वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? एक तरह का सक्शन क्रिएट हो जाता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जो इसको इससे दूर नहीं जाने देता है। मजा आया? बता दे एक बार। आज की क्लास में मजा आ गया होगा ना, तो गुरुवार की क्लास में बहुत मजा आएगा। तो याद हो गया आपको ये कौन थे? राकेश भैया, क्लेविकल बोन। ठीक है, ये हमारे उमरेज बोन ओम भैया, ओमकार नाथ जी, है ना। और ये हमारे अरविंद भैया, क्योंकि पीछे ही रहते हैं हमारे अरविंद भैया, इनको बोलते हैं स्केपुला। ठीक है, चार ज्वाइंट, ये जो ये जो सॉकेट और ये बॉल जुड़ा, ये एक ज्वाइंट। ये स्केपुला से जो क्लेविकल जुड़ा, ये दूसरा ज्वाइंट। और ये जो क्लेविकल से जो हमारी सीने की हड्डी है जुड़ी, ये तीसरा ज्वाइंट। और ये जो स्केपुला हमारे जो थोरेसिक से निकली हुई जो रिब्स है उनके ऊपर जो चलता है, चौथा ज्वाइंट। फिर उस सॉकेट को बड़ा करने के लिए क्या चीज है? लेब्रम। इसको पूरा पैक करने के लिए क्या है? ज्वाइंट कैप्सूल। और इसको बांधने के लिए क्या है? लिगामेंट। और इसको और मजबूती देने के लिए क्या है? थोड़े से मांसपेशियां और टेंडन, जिसमें रोटेटर कफ है, डेल्टॉइड है ना। और एक और ये क्या पढ़ा था हमने? बाइसेप्स टेंडन, जो शोल्डर को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, फिर हमने उसकी बीमारियों के बारे में पढ़ा था। बीमारियों में क्या क्या पढ़ा था? जकड़न अकड़न की बीमारी, एडेसिव कैप्सुलाइटिस, बर्साइटिस, बाइसेप्स टेंडनाइटिस, रोटर स्काफ्स इंजुरी, डिजेनरेटिव डिजीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, लेब्रल टियर, शोल्डर फ्रैक्चर। और क्या पढ़ा था? शोल्डर डिसलोकेशन। और इसके क्या पढ़े थे हमने? मूवमेंट, ऐसे ऊपर चले जाता है, नीचे चले जाता है, ऐसा इधर हवा में उड़ जाता है, इधर नीचे आ जाता है, ऐसा होता है, इधर से इधर घूम जाता है, इधर से इधर घूम जाता है, और 360 डिग्री मूवमेंट हो जाता है। इसको स्टेबिलिटी कौन कौन देता है? एक जो वो हमारे जो रोटर कफ्स वाले जो मांसपेशियां पड़ी थी, तो इसको मजबूती देती है, मतलब बाहर जाने से रोकती है। और एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं सक्शन इफेक्ट। सक्शन इफेक्ट तो इसको बाहर जाने से रोकता है। हो गया रिवीजन भी। और एक हमने क्या पढ़ा था? एक रिदम के बारे में पढ़ा था, जिसमें 120 डिग्री तक तो ये हुमरस वाला जो है वो कैप्सूल काम करता है, हुमरस वाला ज्वाइंट काम करता है, बोल काम करती है। और बाकी का 60 डिग्री का काम कौन करता है? हमारा स्केपुला करता है। आ गया समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। आज की क्लास को हम मेरी तरफ से यही विराम देता हूँ। बाकी ओंकार नाथ जी आज की क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। और हम गुरुवार के दिन क्या पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आपको वो परिचय करवा दूं कि हमें पढ़ना क्या है गुरुवार के दिन। हमें पढ़ना है गुरुवार के दिन एडेसिव कैप्सुलाइटिस क्यों होता है, किन किन कारणों से ज्यादा होता है, और इसको न्यूरोथेरेपी में कैसे ट्रीट किया जाता है, और हमारा शरीर इसको कैसे ट्रीट करता है, इसके फार्मूले का जो है वो कैसे बनाए जाएंगे, इसके फार्मूले, इसको कैसे ठीक किया जाएगा। और ये जो एडेसिव कैप्सुलाइटिस होता है, जो फ्रोजन शोल्डर होता है, वो केवल उसके अलग अलग कारण होते हैं जिसके कारण से एडेसिव कैप्सुलाइटिस हो जाता है। और अलग अलग कारण से अलग अलग ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल कैसे बनाए जाते हैं, उसकी हम गुरुवार को चर्चा करेंगे। तो तैयार है आप सब लोग? एक बार बता दो मुझे, तो चर्चा करने के लिए तैयार है आप सब लोग? विशाल जी ने बताया तैयार है, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा जानना होता है हमें शोल्डर के बारे में, कि हमारा पेशेंट हमसे ज्यादा जल्दी कनेक्ट हो पाए, हम शोल्डर और हम बीमारी का अच्छे से जो है प्रोटोकॉल बना पाए। यदि हम उसकी एनाटमी फिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं तो हम उसका प्रोटोकॉल बहुत आसानी से बना पाएंगे। और मैंने आपको सिंपल एनाटमी बताई और सिंपल फिजियोलॉजी बताई है। वही राकेश भैया है, वो ओंकार नाथ जी और अरविंद जी है, तीन तो हैं।
4 तरह के ज्वाइंट है, ये आपस में मिल गए। ये जो अरविंद भैया से जो है, ये राकेश भैया मिल गए एक जगह इधर, ये राकेश भैया पता नहीं और किससे भी जाके मिल के आ गए इधर। ये जो है इधर इधर जो है अरविंद भैया और ओंकार नाथ जी मिल गए, ये ज्वाइंट बन गया। ऐसे अलग अलग ज्वाइंट बन गए। इसमें रोटेटर कफ को बड़ा करने के लिए एक लेब्रम लग गया, और क्या है, कुछ लिगामेंट आ गए, कुछ मसल्स आ गए, कुछ डेल्टोइड आ गए, कोई रोटर कफ्स हो गए, अलग अलग उसके जो है ज्वाइंट वो हो गए। कहीं ऊपर चले जाता है, कहीं नीचे चले जाता है, कहीं 360 घूम लेता है, कहीं इधर से इंटरनल हो जाता है, कहीं एक्सटर्नल हो जाता है, और क्या है, इतना सा तो है बस, इतना सा तो है बस। लेकिन बहुत मजेदार है फ्रोजन शोल्डर। एक्चुअली में फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट बहुत परेशान होता है, उसको कहीं से आराम नहीं मिलता है। देखो एक नी पेन का पेशेंट आया तो दवा खाने से उसको कम से कम 4-5 घंटे तक तो आराम हो जाएगा, लेकिन फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट को दवा खाने के बाद भी आराम नहीं होता है, वो बहुत परेशान रहता है बेचारा। तो वो लाल कुमार जी जो है ना, वो बहुत परेशान थे हमारे। अब कल नीले कुमार जी भी आएंगे और पीले कुमार जी भी आएंगे, आपको जिस जिससे मिलना बता देना। मैं कल आपको नीले कुमार जी से भी मिलवाने वाला हूँ गुरुवार की क्लास में, और पीले कुमार जी से भी मिलवाने वाला हूँ। आज लाल कुमार जी से तो मिल लिए आप, अच्छे लगे आपको, ये भी बता देना कि लाल कुमार जी कैसे लगे आज आपको, है ना। या आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे बता दोगे, अभी आप व्हाट्सएप में कमेंट डालोगे आप सारे लोग, है ना। राकेश भैया कैसी लगी आज की क्लास आपको, बताइए आप। अनम्यूट कर दीजिए भैया, ओंकार नाथ जी राकेश भैया से पूछ लें हम। अच्छा हाँ, बिना अनम्यूट करे बता दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया, धन्यवाद राकेश जी। बहुत बढ़िया लगा अरविंद भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रहा क्लास। मतलब कोई भी चीजों राकेश को भैया, हम छोटा नहीं समझ सकते। जैसे अपने को लगता है कि बस एक ही जॉइंट है, हाथ और मतलब गर्दन के बीच में, मतलब एक शोल्डर का एक ही जॉइंट है ऐसा लगता है, और आसानी से ठीक भी कर लेते हैं। लेकिन समझिए कि 10 में से तो 4-5 केस आसानी से ठीक कर लेते हैं, लेकिन एक दो केस ऐसा फंस जाता है कि 6-6 महीने तक रुला देता है। मतलब पेशेंट हर एक तरह से इलाज करवा चुका रहता है, हर एक तरह से डायग्नोज करवा चुका रहता है। न्यूरोथेरेपी में भी 6-6 महीना तक भी लग सकता है। इसके लिए हमको भी पैनिक कभी नहीं होना चाहिए, ट्रीटमेंट देते रहना चाहिए, अपना डाइट एक्सरसाइज सब कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक हो जाता है वो भी, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है, तो एक दिन में भी हम शोल्डर, एक दिन में क्या, 1 मिनट में भी, चुटकियों में भी ठीक कर सकते हैं, और कभी कभी 6-6 महीने भी लग जाता है। तो इसके लिए हमको पेशेंस रखने की भी बहुत जरूरत है। हाँ, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अभी हम उसी अपनी स्थिति पे आते हैं। आज के लिए सबसे पहले अरविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अपेक्षा करते हैं शिष्य से शिक्षक बनने की संकल्प में अभी जो अरविंद जी ने सत्र लिया है, कौन से ऐसे शिक्षक थे जो एकदम ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, एक एक शब्द का है ना एकदम गोता लगा रहे थे। वो अगर चाहें तो अभी अरविंद जी ने जो सत्र लिया उसको वापस से कुछ मिनट में, 10 मिनट के अंदर अगर रिवीजन कराना चाहे तो बिल्कुल करवा सकते हैं। अभी देखते हैं कौन हैंड राइज करता है इसके लिए। अभी तक जो सत्र में बताया गया ना शुरू से लेकर के, और मंजू जैन जी आप कराने वाली है क्या? एक काम करते हैं, हैंड्स डाउन कर दिए। अब बताइए कौन जो अरविंद जी ने सत्र लिया है अभी लाइव 9 बजे से जो चालू हुआ, और डॉट 9 बजे से चालू हो गया, उसको रिवीजन कौन करा सकता है? चलो ठीक है, पूरा ना करा पाए, टूटा फूटा 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का जो भी करा सकते हैं हैंड राइज करें। मैं अपेक्षा करूंगा रेखा साथ जिसे, वो तो बिल्कुल करेंगी करेंगी। और कोई? कौन है हैंड राइज करने के लिए, कोई तैयार है? चलिए, उषा सिंह जी ने हैंड राइज किया है शायद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही जितेंद्र ऐसे कुमार जी ने ही। हैंड राइज किया है। हाँ उषा सिंह जी, बिल्कुल सबसे पहले। हाँ, नमस्कार सर। मैं नमस्ते कोशिश जी। करती हूँ प्लीज। बिल्कुल, स्वागत है आपका। हाँ, हमारे शोल्डर में 3 हड्डी होती हैं और 4 जॉइंट्स बताए हैं आपने। इसमें जो शोल्डर का जो रोटेशन होता है हमारा 360 डिग्री का हो रहता है, और इसमें 7 टिश्यूज होते हैं, एक रिंग होती है और एक थैली होती है जो एयर टाइट भी होती है और वाटर प्रूफ भी होती है। और इस जो हमारी हड्डियां, उसमें कुछ पट्टियां मतलब मांसपेशियां होती हैं, टेंडन्स होते हैं, और साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है उस थैली के अंदर।
3 बोन्स हैं जिनके नाम थोड़े से शायद मैं गलत बोल पाऊँ। एक ह्यूमरस है, एक जी जी, स्कैपुला है, एक क्लेविकल बोन है। बहुत बढ़िया, हैं? शानदार। और जो ह्यूमरस बोन जो होती है वो जो हमारी कोहनी से लेके कंधे तक जाती है और ऊपर जाके वो गोल हो जाती है, और जो शोल्डर का हमारे पीछे से वो बोन है, मतलब शोल्डर के जो पीछे से आ रही है स्कैपुला, उसकी सॉकेट में वो फिट होती है। और और अरे ये जो सॉकेट के अंदर हमारे एक लेब्रम करके एक रबर टाइप का ये एक लगा होता है, जिसके अंदर वो बोन हमारी फिक्स होती है, और जो उस बॉल को फिक्स करके रखती है और उसको बाहर नहीं निकलने देती है। इसके अंदर ही वाटरप्रूफ बैग टाइप लगा रहता है, जो वैक्यूम रहता है, और इसी के अंदर ही वो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिससे वो लुब्रिकेट रहती है वो बोन हमारी। और इसके अंदर फिर कुछ टेंडन्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं। इसकी जो डिजीजेज हैं वो हैं जैसे बाइसेप्स टेंडनाइटिस, डिजेनरेटिव डिजीजेज जैसे गाउट, आरए पॉजिटिव, और थोड़ी सी कुछ इस तरीके की लेब्रम टियर, शोल्डर डिसलोकेशन, कुछ कुछ ऐसी है। और जो हाथ को हम ऊपर से नीचे लाते हैं उसको एबडक्शन कहते हैं, और जो नीचे से ऊपर लेके जाते हैं उसको एडक्शन पता कहते नहीं हैं। क्या। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एडक्शन कहते है। हैं, बिल्कुल। और इंटरनल रोटेशन जो हमारा अंदर की तरफ हम हाथ को लेकर आते हैं, और एक्सटर्नल रोटेशन जो हम बाहर की तरफ लेके जाते हैं। 360 डिग्री मूवमेंट में जो हमारा होता है उसको सरकमडक्शन बोलते हैं, जिस उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है या कुछ भी है, तो जिससे हमारा शोल्डर ऊपर नहीं होता है, हाथ ऊपर नहीं होता है। और लास्ट में आपने बताया था कि डायनेमिक स्टेबिलिटी, जिसको हमारे शोल्डर को जो पकड़ कर रखती है। बस इस टाइम में बोल सकती हूँ। थैंक यू सर। आपने इतना इसके थोड़ी बाद ना सेक्शन बताया, सेक्शन इफेक्ट। आपने इतना नहीं सर बताया, आपने 90% बताया है। उषा जी, आपने 90% बताया है। बस जो मैम मैंने एक 1 मिनट एक में पॉइंट पढ़ाया था छूटा, ना, वो सेक्शन आपने पॉइंट बस। 3 मिनट में पढ़ा थैंक यू दिया। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, ओमकार नाथ जी, आपको बधाई हो, आप कमाल कर रहे हो। आपने वास्तव में इन 7 दिनों में जो प्रयास करे ना, वो मैं आज स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ। आपके प्रयास वास्तव में जो है अस्मरणीय प्रयास है, और वो वास्तविक रूप में मुझे आज नजर आ गए। वाह ओंकार नाथ जी, वास्तव में आप तारीफ काबिल है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरी हमेशा से इच्छा थी, लेकिन मैं कभी ऐसा कर नहीं पाया, लेकिन मेरा छोटा भाई ऐसा कर रहा है, मुझे बहुत ही खुशी है। ओंकार नाथ जी, आपने कमाल कर दिया। ये उषा सिंह जी, आपको भी बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन इसका श्रेय मैं आपको दूंगा, और आपके साथ साथ आपके शिक्षक को दूंगा, जिन्होंने आपको शिक्षक बनने का मौका दिया। ओंकार नाथ जी को मैं आज इसका पूरा श्रेय दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार नाथ जी। मजा आ गया, आनंद आ गया। मुझे जितना आनंद आया होगा, बाकी के सारे 120 लोगों को भी उतना ही आनंद आया होगा। अभी अभी 2 लोग और हैंड राइज किए, एक हनुमंत प्रसाद जी और एक हमारे परम मित्र जो आते हैं उसी भूमि से जहां से आते हैं, अनूप सर, यानी कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से की भूमि से आते हैं। और ये अभी वहां पे बहुत बड़ा प्रयोजन भी करा रहे हैं, जो पूरी छत्तीसगढ़ की जो कमेटी है ना, इन्हीं के यहाँ पे आकर के बहुत बड़ा लाभ लेगी। 23 अगस्त के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम भी कर रहे हैं वहाँ पे उस भूमि से। तो किसको चुने? सबसे पहले हनुमंत जी को चुने कि सूर्य प्रकाश जी को चुने? दोनों को चुन लेते। अच्छा, सबसे पहले उम्र से जाते हैं, तो उम्र में सबसे छोटे और क्या न्यूरो, सबसे पहले सूर्य प्रकाश जी को अवसर देते हैं। सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। मैं क्लास में थोड़ा सा लेट जुड़ा था आज, कहीं हॉस्पिटल से अभी मैं आ रहा हूँ ऑपरेशन से, तो उसमें जहां से मैं जुड़ा था वहां से बताना चाहूंगा। हो सकती है छोटी मोटी गलती हो सकती है। अरविंद जी ने बताया कि अकड़न जकड़न से मैं सुनना स्टार्ट किया था। तो जो अकड़न जकड़न की बीमारी आती है, तो उन्होंने बताया सबसे पहले एडेसिव कैप्सुलाइटिस, जिसको हम फोर्जन शोल्डर लिखते हैं कार्ड में, और आज के बाद हम फोर्जन शोल्डर को एडेसिव कैप्सुलाइटिस लिखेंगे। और उन्होंने दूसरा जो बीमारी बताया बर्साइटिस, तीसरा बीमारी उन्होंने बताई बाइसेप टेंडोनाइटिस, चौथा बीमारी बताया आरए यानी रोमेटिड आर्थराइटिस, फिर गॉट यानी गठिया, रोटेटर कफ टियर या रोटेटर कफ में इंफ्लामेशन या रोटेटर कफ में इंजरी।
फिर उन्होंने बताया कि शोल्डर स्कैपुला या फिर लेब्रम टियर और शोल्डर डिसलोकेशन। उसके बाद उन्होंने बताया कि फ्लेक्शन, जिसे हम हाथ को सीधे हाथ को ऊपर उठाते हैं उसे फ्लेक्शन कहते हैं। हाथ को ऊपर से नीचे लेकर के आते हैं उसे एक्सटेंशन कहते हैं। साइड से हाथ को ऊपर की ओर उठाते हैं उसे अबडक्शन कहते हैं। और हाथ को नीचे सीधा साइड से नीचे लाने को एडक्शन कहते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि इंटरनल रोटेशन, जो हम अंदर की तरफ रोटेशन करते हैं उसे इंटरनल रोटेशन कहते हैं, जो हम मतलब बाहर से अंदर की ओर घुमाते हैं। और जिसे हम एक्सटर्नल रोटेशन भी उन्होंने बताया था, जो अंदर से बाहर की ओर जो घुमाते हैं उसे एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ सरकम ऐसे करके बताया था जिसको 360 डिग्री मूवमेंट में हम पूरा गोल घुमाते हैं। उसके बाद उन्होंने स्कैपुला हिमोरल रिदम बताया था, जिसका इसमें स्कैपुला हिमोरल रिदम, जिसका सिर जो है नीचे की तरफ सामने की तरफ जो झुका रहता है, उनका शोल्डर पूरी तरह से मतलब 120 डिग्री तक ही हाथ ऊपर उठ पाता है। और जिनका हाथ मतलब गर्दन सीधा रहेगा उसका हाथ 180 डिग्री तक ऊपर जा सकता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि कई सारे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, वो बहुत सारे पेशेंट जिनमें से मतलब मोर देन 40 से 50% पेशेंट झुके हुए रहते हैं। तो इसके कारण भी हो सकता है इसका जो क्या बोलना चाहिए, हाथ का रोटेशन पूरा ऊपर नहीं जाएगा, 360 ऊपर नहीं जाएगा, जी जी। 180 ऊपर उसके नहीं बाद जाएगा। जी, उसके बाद इन्होंने बताया कि इसमें बायोमैकेनिकल स्टेबिलिटी होती है, जिसमें दो चीजों इन्होंने बताया। डायनेमिक स्टेबिलिटी, इसको रोटेटर कफ के 4 मांसपेशियां होता है जिसे हम डायनेमिक स्टेबिलिटी कहते हैं। शोल्डर बार बार डिसलोकेशन होने की स्थिति को भी यही कहा जाता है। और इसके बाद इन्होंने बताया सबडक्शन स्टेबिलिटी, जिसे हवा या एयर में वैक्यूम क्रिएट करता है। और इसके बाद फिर इन्होंने बताया था कि इसके जो हड्डी के भाग होते हैं, तो इसमें ह्यूमरस बोन आते हैं, सबक्लेवियन बोन आते हैं, स्कैपुला बोन आते हैं, लेब्रम आते हैं, जॉइंट स्कैपुला आते हैं, लिगामेंट, मसल, टेंडन, बाइसेप टेंडन, रोटेटर कफ और सक्शन इफेक्ट। उसके बाद अधेसिव कैप्सुलाइटिस को गुरुवार की क्लास में लेंगे, इन्होंने ऐसा बताया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत सूर्य प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब मैं मेरी तारीफ कर लेता हूँ थोड़ी सी। व्यक्ति मेरी क्लास में आधे के बाद जुड़ा, मतलब काफी लेट जुड़ा, लेकिन तो भी सारी चीज बता गया। उसको लगता है कि कुछ चीजें पिछली छूट गई, लेकिन रिवीजन हुआ ना तो वो सारी चीजें बता गया। इन्होंने भी 90% जो है मैंने बताया था उसके 90% चीजें बता दी। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने 50% चीजें बताई, ये बाद में जुड़े थे। लेकिन जब रिपीटेशन होता है ना, जब बोरियत होती है, तो कुछ लोग जो छूटते हैं ना वो भी आ जाते हैं बाद में। इसलिए इन्होंने भी 90% चीज बता दी। इनको भी बहुत बहुत बधाई हो, और ओंकार नाथ जी को एक बार फिर से बधाई हो। एक्चुअली 9:46 के बाद में मैं क्लास में जुड़ा था सर जी। 9:46 के बाद में मैंने रविंदर जी से लिंक मांगा तो जुड़ा था। चलिए, अभी 2:40 के बाद सूर्य प्रकाश जी, सूर्य जैसा सूर्य नाम में ही है, तो उनके जो वाणी में वो उसी प्रकार का हमें क्या दिखा, प्रकाश भी दिखा। तो चलिए अब हम चलते हैं हनुमंत पांडे जी के पास। हनुमंत पांडे जी, हो सकता है इसके व्याख्यान को कुछ अलग ही नजरिया से दिखा पाए आपको। मुझे आज सुनना है, मैंने इनकी तारीफ सुनी है थोड़ी सी, तो मुझे आज इसको सुनना भी है। आपके शब्दों को तो वैसे के वैसे बता भी सकते हैं, साथ में इनके अंदर इतना सामर्थ्य है, इसमें और भी अपने अनुभव को जोड़ सकते हैं। आप देखिए इनकी कला को। स्वागत है हनुमान जी का, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम। सर ने बहुत अच्छा बताया कि पहले हमारे पास पेशेंट आए तो उनसे जो भी संबंधित उनकी जो समस्या है उससे संबंधित कुछ टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं उनसे उनको मतलब इंट्रोडक्शन कराने से वो इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। तो जैसे किसी लाल का नाम लिया सर ने, जो है कि उनको आए वो शोल्डर को लेकर के, और उसी उसमें जो है सर ने बताना शुरू किया कि आपको जो है
जैसे कहीं से वो एलोपैथिक डॉक्टर को दिखा के आए हैं तो उसका नाम कुड़ुम 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 कुछ बता दिए हैं, तो उसको आप राम भी कुमार। कुड़ुम 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 कुछ बता दीजिए, जिससे क्या होगा कि वो समझ जाएंगे कि हाँ ये तो जानता है, पक्का वाला जानता है, तो कुछ इफेक्ट बढ़ेगा और जो है उससे कहीं की विश्वसनीयता मिलेगी। तो उसी में जो है सर ने जब बताना शुरू किया, अब सीधा हम आते हैं सब्जेक्ट पर। मतलब कि ये तो मान लीजिए कि ऊँग कुड़ुम वाली चीजें हो गई कि जो सर ने बताया, थोड़ी चालाकी हम लोगों को दिखानी चाहिए। इन सही से शब्दों को हमें मालूम होना चाहिए, जो एलोपैथिक में लोग डॉक्टर बताते हैं, उससे क्या होगा कि हमारी गरिमा, हमारा रिस्पेक्ट और हमारा जो एक ट्रस्ट है वो बना रहेगा। तो सर ने जब जो बताना शुरू किया जो है कि ओंकार नाथ जी को सीधा जो है वो ह्यूमरस से जोड़ दिया, क्योंकि वाकई ओंकार नाथ जी जो है सीधा इसमें जो है एक ह्यूमरस की तरह काम करते हैं, मतलब जोड़ को, और सबसे ज्यादा एक मजबूत एक स्तंभ के रूप में है। उसके बाद पीछे सपोर्ट देने के लिए स्कूबला हमारे राकेश भैया आ गए, और हर क्लास में जैसे क्लरिकल की तरह आते हैं, आज तो पाटीदार सर हैं, तो क्लरिकल की तरह सामने से आ गए जो है। हाँ, तो इस तरह जो है आते हैं। तो उसके बाद फिर जोड़ों के कुछ नाम बताया सर ने, स्केबुलर प्लस ह्यूमरस, इसमें जो है कुछ सॉकेट से जुड़े रहते हैं। उसके बाद जिनको कुछ नाम बताए थे, क्लेनो ह्यूमरस ज्वाइंट जो है, फिर क्लेविकल ज्वाइंट प्लस स्केबुला को भी बताया, तो उसको कुछ एसिड ज्वाइंट कुछ बताया सर ने, शायद हो सकता है नाम ना लिख पाया हूं मैं। और उसके बाद फिर क्लेविकल से स्टर्नम से जोड़ के बताया, उसको भी जो है कुछ एल्कली ज्वाइंट कुछ बताया जो है। फिर जी स्किलो स्किलो थोरिसिस पॉइंट भी बताया सर ने, इनका भी जो है कि पीठ की तरफ होता है। फिर सपोर्ट सिस्टम की सर ने बात की है जो है कि लेब्रन रिंग कुछ लगा दिया जाता है, जो मतलब कि जो है बहुत अच्छा काम करता है। यह सॉकेट के चारों ओर रबर की बनी होती है। फिर इसमें इसके अंदर कुछ वाटर के अंदर थैलियां होती हैं, उस थैली को ज्वाइंट कैप्सूल कहा जाता है। और कुछ पट्टियां होती हैं जो हड्डियों को जोड़े रहते हैं, जिन्हें लिगामेंट कहते हैं। और इसके बाद फिर जो है कुछ तो सर ने बताया कि मसल्स की भी चर्चा की, रोटेटर कफ मसल्स, उसके बाद फिर डेल्टॉइड मसल्स जो है होती हैं। बीमारियों की भी चर्चा की है सर ने जो है कि एडेक्टिव कैप्सूलटीज या एक प्रकार का फ्रोजन शोल्डर ही होता है, इसके विषय में सर ने बताया जो है। फिर बर्साइटिस बताया, बाइसेप्स एंड एंडोसिस की भी चर्चा की है सर ने जो है। और फिर आगे चल के बताया कि सोल्जर फैक्टर्स भी यह एक हो सकता है जिसको, और उसके बाद शोल्डर डिस्लोकेशन, अर्थराइटिस भी इसमें समस्या आ जाती है। लिबरेट पॉइंट्स की भी चर्चा की है सर ने। फिर अब फिजियोलॉजी की भी चर्चा इन्होंने सर ने किया जो है कि इसको दो आधार पर बांटते हैं, मूवमेंट एंड स्टेबिलिटी। मूवमेंट में लेते हैं सर की फ्रिक्शन करने की प्रॉब्लम होती है, तो इससे एक्सटेंशन, एप्रिक्शन, नीचे एडिक्शन, कुछ इस तरह चर्चा की है सर ने। फिर शोल्डर सीधा सीधा हाथ अगर नहीं होता तो उसे सीधा हाथ करते हैं, जिस पर मतलब ना जी उंगलियां हमारी जब सामने आती हैं उसे इंटरनल रोटेशन बोलते हैं। जब उल्टा होता है, जब उंगलियां मतलब बाहर की तरफ रहती, मतलब उसका जो है रहता है वो, उसका जो हथेली का जो पार्ट रहता है जिसमें हम लोग हाथ रेखाएं देखते हैं, तो वो नीचे चली जाती हैं, तो जो है एक्सटर्नल रोटेशन हो गया। 360 रोटेशन को कुछ सर ने बताया, सर्कमस 360 कुछ तो नाम बताया सर ने जो है। फिर स्केपुला ह्यूमरस मूवमेंट जो है, हाथ को 100 हाथ को 120 डिग्री पर उठाने के लिए एक बॉल की आवश्यकता पड़ती है। अब आ जाते हैं इसमें जो है स्टेबिलिटी की चर्चा सर ने किया। एक डायनेमिक की स्टेबिलिटी, इसमें चार मांसपेशियों को जोड़कर सर ने बताया जो है इसको एक सेक्शन इफेक्ट होता है। इसमें पाइप में जो है प्रॉब्लम आती है, मतलब एक उसी तरह जोड़ के 3 इडियट को में चर्चा की, जब लास्ट सीन में जो है वो बच्चे को निकालता है तो उसमें उसकी खुद की क्रिएटिविटी दिखती है। वाकई जो फंडामेंटल ढंग से उन्होंने सीखा रहता है, मतलब वहां पर चर्चा किताबों से नहीं, हमें प्रैक्टिकल से ही कितना सीखना चाहिए, तो सर ने इस पर जोर दिया। और वाकई प्रैक्टिकल पर ही हम लोग जितना अच्छा सीख पाए, क्योंकि किताबों से शायद बहुत अच्छा ज्ञान हो, लेकिन अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो जो है मुझे पंडित जी बहुत डांटते भी रहते हैं कि प्रैक्टिकल पॉइंट पे ये करिए वो करिए, तो मुझे दिखता भी है। तो सर जो है मतलब इस तरह से जो हम सीख पाए वो हम बताने का प्रयास किए। बाकी सर आपकी चलिए क्लास में मजा चलिए, बहुत बहुत आता है। बहुत हनुमान जी, आपको सुन के आज विशेष मजा आ गया। जितनी तारीफ ओंकार नाथ जी ने आपकी की थी मेरे सामने, आप वास्तविकता में उसके ऊपर खरे उतरे हो। मैंने आपको इससे पहले कभी नहीं सुना, लेकिन ओंकार नाथ जी ने अभी कल चर्चा हो रही थी हमारी, और उन्होंने कुछ नए नवरत्न बना लिए उनके, जो आने वाले समय में शिष्य शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने उसमें एक नाम आपका भी बताया है, और आपने उसको साक्षरता मुझे प्रमाणिकता दी है कि हाँ मैं उस लायक हूँ कि मैं अब जो है उस राह पे चल चुका हूँ, शिष्य से शिक्षक बनने की राह पे मैं अग्रसर हूँ। और आपने वो बता दिया है।
आज की क्लास मुझे बहुत आनंद दे रही, नहीं तो मैं भग जाता छोड़ के। मेरा तो प्लान था कि 10:10-15 मैं छोड़ के ओंकार नाथ जी को भगने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों ने मजे कर दिए, मुझे फिर से बिठा के रख लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गए हनुमान जी, ओंकार नाथ जी। वास्तव में ये आपके 7 दिन जो मेहनत है ना, वो आज मुझे दिख रही है कि सच में आपने मेहनत की और मजा आ गया। और ये देखिए, ये मेहनत मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ये जितने भी बड़े न्यूरोथेरेपिस्ट देख पाएंगे ना, यदि वो सच्चे न्यूरोथेरेपिस्ट होंगे ना, तो उनको आपकी मेहनत का आभास होगा, वो अनुभव कर पाएंगे यदि सच्चे न्यूरोथेरेपिस्ट होंगे। क्योंकि सब बात करते थे आज तक कि हमें हर 6 गांव में एक न्यूरोथेरेपिस्ट को पहचाना है, लेकिन उसकी तैयारी नहीं करते थे। उसकी तैयारी पहली बार आपने की है। आप मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां दूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको और क्षमताएं और ताकत प्रदान करे कि आप इस व्यवस्था को और आगे बढ़ा पाए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए, ये अगस्त का महीना है। अगस्त का महीना मतलब गुरु जी का प्राकट्य दिवस है इस महीने में, जो कि 23 तारीख को है। उसी 23 तारीख को हम अपनी झोली से और अपने साम्राज्य से मैं 51 शिक्षक मैं समर्पित करूंगा न्यूरोथेरेपिस्ट जगत को, और उनके लेक्चर आपको थोड़े ही दिनों में देखने को मिल जाएंगे। थोड़े दिन नहीं, केवल 10 तारीख के बाद से उनके लेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इतना आपको आनंद आएगा जब एक से एक लेक्चरर आएंगे, एक से एक विषय को लेकर आएंगे, जो विषय मतलब अच्छे अच्छे डॉक्टरों को ना झंझोर के रख देगा, भैया इसके पास कहाँ से इतना ज्ञान आ गया, अचानक से कहाँ से इतना सारी चीजें जान गया। तो ऐसे ऐसे ज्ञान लाएंगे। मतलब हम जो अगस्त के बाद से जो न्यूरोथेरेपी को देखेंगे, अगर किसी ने अपना बेस कंप्लीट नहीं किया, जो हमने वेद पढ़ाया, वेद का रिवीजन, वो चीजें अगर कोई छोड़ दिया, तो फिर आगे जो हमारा रास्ता है उसको हमारे साथ वो पैर से पैर, कदम से कदम मिला करके बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। जैसा अरविंद जी ने पहले ही बोला कि अब से सत्र में उन्हीं को ही हम प्रमोट करेंगे और उन्हीं को जुड़ने के लिए करेंगे जो सही में न्यूरोथेरेपी से समर्पित है, पूरी तरह से न्यूरोथेरेपी से समर्पित है और पूरी तरह से न्यूरोथेरेपी में ही डूब करके रहना चाहते हैं। उन्हीं के लिए अब से हमारा खुला मंच है और उन्हीं को हम ज्यादा से ज्यादा, उनको हम अलग से भी मीटिंग दे रहे हैं। जैसे अभी प्रतिदिन हमारी दोपहर में मीटिंग चली रही है, प्रतिदिन, आज भी मीटिंग चली थी, तो हम उन्हीं के ऊपर केवल अभी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो आगे आकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और बहुत आगे जाना चाह रहे हैं। इसी में एक और हाथ ऊपर उठ गया, जिस धरती पे आप अभी विराजमान है, इंदौर की भूमि पे, पावन भूमि से, उसी भूमि से एक और हैंड राइज हुआ है दीप्ति त्रिपाठी जी का। सादर प्रणाम अरविंद सर, और प्रणाम पंडित जी। मैं इस टॉपिक पे तो नहीं बोल रही हूँ आज, पर जैसे ऐसा अभी पंडित। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही दीप्ति जी, आ रही बिल्कुल। मैं इस जो टॉपिक सर ने मतलब आज पढ़ाया उस पे तो नहीं बोलना चाह रही हूँ, पर जैसा पंडित जी ने बोला ना कि हमारे गुरुजी का प्राकट्य दिवस महीना है, मतलब इस दिवस, तो उस बारे में मैं हमारे गुरुओं के लिए मैं मतलब आपके पंडित जी के अनूप सर के बारे में कुछ बोलना चाह रही हूँ। तो अगर आप आज्ञा दे तो, मेरे एक्चुअली मेरे मन के भाव में बहुत दिन से थे, बट आज मैं बोलना चाह रही हूँ, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बोल सकती हूँ, 2 मिनट का समय लूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोल सकते? हाँ जी, हाँ जी। देखिए क्या है ना कि मैं जब तक अभी जो मैं 4 महीने से सीखती आ रही हूँ और सब कर रही हूँ ना, तो मेरे मन में ये भाव बहुत आए थे। मेरे लिए क्या है ना, गुरु का अर्थ क्या है, केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि शिष्य को उसके वर्तमान स्तर से उठाकर ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। मतलब एक मान लीजिए, कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा है, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, एक छोटा सा बच्चा है और वो पहली सीढ़ी पर खड़ा है, और कोई व्यक्ति 15वीं सीढ़ी पे उसे आवाज लगा करके बोले कि बेटा आजा आजा आजा, तो वो क्या आ पाएगा? क्या नहीं आ पाएगा? क्योंकि उसमें उसके मन में एक भय होता है ना, एक डर होता है कि अभी अभी तो चलना सीखा है, अभी इतनी ऊंचाई पे एकदम से नहीं जा सकता है ना? तो लेकिन एक सच्चा शिक्षक या वास्तविक गुरु कैसा होगा? वो ऐसा नहीं करेगा, वो 15वीं सीढ़ी से आवाज नहीं लगाएगा, वो स्वयं नीचे आएगा, दूसरी सीढ़ी पे आएगा और उस बच्चे का हाथ पकड़ेगा, उंगली पकड़ेगा और उसे एक कदम ऊपर लाएगा। फिर वो स्वयं, एक गुरु जो है, एक सीढ़ी आगे बढ़ेगा और शिष्य को भी फिर एक स्टेप ऊपर लाएगा। ऐसे करते करते वो धीरे 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 करके वो अपने साथ बराबरी से 15वीं सीढ़ी पर पहुंचा देता है। ये होता है वास्तविक गुरु या वास्तविक शिक्षक। तो हमारे पंडित जी, हमारे अरविंद सर और अनूप सर, हमारे जो पंडित जी का नाम पहले इसलिए लिया क्योंकि हमारा ज्यादा संपर्क उन्हीं से होता है। तो पंडित जी, अनूप सर, अरविंद सर, आप लोग हमारे ऐसे ही गुरु हैं कि केवल ऊंची ज्ञान की बातें नहीं करते, बल्कि हर विद्यार्थी को अच्छे से समझकर हमारे स्तर पर आकर आपने हमें प्रेरित कराया और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते जा रहे हैं।
जिसके कारण हमको एकदम हमारी जो यात्रा है ना कैसी प्रेरणादायक हमको लगती है। जैसे मैं मेरा ये एग्जाम्पल दूं, जब मैंने नीकोड में भी एग्जाम वो बोला था कि पंडित जी ने मुझे बोला था कि इतनी देर बोलना है, आधा घंटा बोलना है। मैंने बोला कि यार हो पाए? बोले अच्छा 15 मिनट बोलना, अच्छा 5 मिनट बोलना, अच्छा कैमरा ऑफ कर देना, नहीं भी हो अच्छा 5 मिनट बोल लो, उसके बाद मैं संभाल लूंगा, कहीं लड़खड़ाओगे तो मैं संभाल। मतलब उन्होंने इतना मोटिवेट किया और सभी को करते कि आप बस करो, 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, जितना हो उतना करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। उनको संभालना बहुत अच्छा आता है जहाँ पे भी गड़बड़ी होती है। तो ऐसा हमको मतलब ऐसा बहुत कम मिलते हैं, नहीं तो अपने मंच पे कोई किसी को आने नहीं देता है। और इतनी किसी को भी नहीं पड़ी है कि आपको, जैसे हम लोग तो नए नए, जैसे मैं बताया मैं तो डिप्लोमा कर ही रही हूँ, पर ऐसा मतलब हमको भी ऐसा लगता है कि इतना मौका देते हैं सभी को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप कोशिश करो, 1 कदम आगे आप बढ़ाओ, 4 कदम तो मैं खुद खींच लूंगा आपको। तो ऐसे गुरुओं को पाकर हम वास्तव में धन्य है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप दोनों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे सर? हेलो जी हनुमान जी, एक हमारे संदीप मिश्रा जी है, उन्होंने भी हैंड राइज किया है, तो हम थोड़ी सी उनसे एक बार चर्चा सुन लेते हैं, फिर आपकी बात को सुनेंगे। सर केवल 2 शब्द इन्हीं के शब्दों को जो है दीप्ति त्रिपाठी जी के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। सर इसमें तो सब कुछ उन्होंने जो कुछ कहा वाकई में हमारी तरफ से ही आप लोगों को श्रद्धेय समर्पित है, और उनके लिए भी समर्पित है कि बहुत कुछ उनसे भी हम लोगों को सीखने को मिलता है। वाकई पंडित जी ने वाकई जो हीरा पहचाना है उसमें से सबसे पहला नाम उनका है। वाकई उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, हम लोगों को भी। थैंक यू सर। जी जी वेलकम, बहुत अच्छा हनुमान जी, बहुत अच्छा कहा आपने भी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम। संदीप जी ने भी हैंड राइज किया है, एक बार संदीप जी को अनम्यूट कर दें ओंकार नाथ जी। हर हर महादेव पंडित जी, हर हर महादेव पाटीदार जी, हर हर महादेव। हमारा एक क्वेश्चन रहेगा और आपके अच्छा टॉपिक से क्वेश्चन ही आपका, रिलेटेड बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, क्वेश्चन इसलिए क्योंकि मुझे क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा पसंद है ताकि मैं क्लियर बिल्कुल आउट बिल्कुल, रहूं। स्वागत है आपका। और जैसे कि पंडित जी भी बोल रहे थे और कुछ लोग बोल रहे थे कुछ महीने से जुड़े हैं, तो मैं भी कुछ ही महीने से जुड़ा हूँ, लेकिन ज्यादा समय दे नहीं पाता हूँ। जो समय दे पाता हूँ, जितना समझता हूँ उसमें मैं अपने क्वेश्चन रखता हूँ ताकि मेरे साथ में बाकी लोग भी क्लियर आउट रहे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप शोल्डर का आप बता रहे थे, तो एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो 12 घंटे 14 घंटे सोया होता है फ्लैट, उसके बावजूद भी उसके शोल्डर में पेन होता है, तो आपका क्या कहना होगा, रीजन क्या है? देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको शायद गुरुवार की क्लासेस जो करेंगे ना तो आपको स्वयं मिल जाएगा। नेक्स्ट गुरुवार की क्लासेस करेंगे ना तो हम डिजीज के और उसके ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल के बारे में समझेंगे, थोड़ा और गहराइयों में जाएंगे। अभी तो हमने क्या सुपरफिशियल लेवल पे केवल शोल्डर की बनावट को समझा, उसमें आने वाली बीमारियों को थोड़ा सा जाना। अब उनकी बीमारियों की गहराई में, जैसे कि हम फ्रोजन शोल्डर की एडेप्सिव कैप्सुलाइटिस के बारे में बात करेंगे ना, तो हो सकता है कि शायद गुरुवार का लेक्चर ही पूरा उसमें चले जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी चीज है, वो उसको बहुत आसानी से समझा जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें होती है जिसके कारण से जो है वो होता है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मिल जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, केवल एक दिन की, मतलब कल छोड़ के परसों आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो परसों की क्लास में आप इस क्वेश्चन को करिएगा, वहां मैं इसको बताऊंगा तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप तभी बताइएगा। बट मेरा क्वेश्चन वापस मैं रिपीट करूंगा कि उसे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंडाइटिस नहीं है, कोई भी मतलब ऐसा दर्द अलग से नहीं है, सिर्फ सोते सोते दर्द है, कोई बीमारी नहीं है ये, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ, आप समझ के बताइएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं जी, यहीं पे इस सत्र को विराम देते हैं। और जो हमने बताया है आपको 23 तारीख तक, आपको इसी अगस्त के महीने में आपको 51 से भी ज्यादा हो सकते हैं आपको शिक्षक मिल जाता है, और वो पूरी तरह तैयार बैठे हैं, केवल उनको अवसर चाहिए। उनके लिए दिन निकाले जा रहे हैं, तारीख कैलेंडर पे देखे जा रहे हैं कि कौन से दिन उनका सत्र कराया जाए, और बहुत ही शानदार होने वाले हैं और बहुत ही पावन महीना रहने वाला है अगस्त का महीना। जो चीज हम अगस्त में करेंगे ना, आपको एक एक चीज एक एक सत्र में जब आप डूबेंगे तब आपको बहुत आनंद आएगा। लेकिन उसके लिए रेखा चौरसिया जी को मैं बुलाऊंगा, आपने जो लेख लिखा है उसको वापस से अपने ही श्रीमुख से पढ़ के सिखाइए, तन टिकेगा। रेखा चौरसिया जी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर।
वन टेकिएगा आपने तो जो वन टेकिएगा। सर अरविंद पाटीदार सर बोल रहे थे कि बस मैं क्लास छोड़ने वाला था, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट शिक्षक बनने वाले हुए हैं और मुझे लगता है कि उनको सुना जाए, तो फिर ये लेख लिखा है कि वन टेकिएगा तो मन टेकिएगा और मन टेकिएगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, जैसा कि मैंने कहा है। सर बहुत अच्छे से आपने समझाया सर। जब आप गुरुवार को आप रिवीजन करवाएंगे और थोड़ा सा आगे का बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि एक एक चीज को मैं बता पाऊं। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। जिनके भी कोई आज के सत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न है, जैसे कि हमने पूर्व में भी बोला था, अब रात को ज्यादा सत्र नहीं चलेगा। जिनके भी प्रश्न कुछ रहते हैं सत्र से संबंधित, वो सत्र से पूर्व जुड़ जाए। हम लोग पहले से जुड़े हुए रहते हैं, कभी भी आप देखोगे तो पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो आपके प्रश्न जब भी रहते हैं तो वहां पे पूछ सकते हैं। तो आज का प्रश्न जो भी आपको लगेगा कि ऐसा है आपके मन में है, उसको लिख के रखिए। पहले आप स्वयं से उसको, अभी हम बहुत समय आगे आ चुके हैं। हमने अप्रैल से अपनी यात्रा चालू की थी पाठशाला की, हमने मार्च से यात्रा चालू की थी 9 वर्ष पे, तो अभी हम बहुत आगे आ चुके हैं। तो अब जो आपके प्रश्न रहता है ना, पहले आप टटोलिए जो आपके पास पहले से पूर्व ज्ञान है। अगर उसमें उत्तर नहीं मिलता है, फिर हम उसको अगले सत्र से पहले उसको कर देंगे। अगर सीरीज रहेगा तो अगले सत्र में, अगर वो सेम टॉपिक अगले सत्र में नहीं लिया जाता तो उसी दिन रात तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।